बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आई होप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी की जो मसरूफियात हैं आज उसमें फिर पड़ जाएंगे। कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कोई अपने किसी काम में, कोई बच्चों के साथ, और बच्चे जो है अपनी लाइफ के कुछ एक्टिविटीज़ के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी, इंसान के अंदर ना बर्दाश्त की जो क़ुव्वत है ना वो ख़त्म हो गई। अब मुझे नहीं समझ आती है बर्दाश्त जो है ये आती कहाँ से है। ये जो हम कहते हैं ना कि यार ये मुझसे टॉलरेट नहीं हो रही बात, ये मैं इस बंदे को टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसकी पर्सनैलिटी ना बस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इसको अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह से जो ये बर्दाश्त वाला एलिमेंट है ना ये लोगों के अंदर ख़त्म हो गया है। अब ये किस तरीके से आना है, ये क़ुव्वत किस, अब लोगों ने, पता है मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया इस तरह का है, उन्होंने कहना है ये जो ये वाला बर्दाश्त है ना इसको भी कहेंगे इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर है, तो भाई आप ये खाएं, वो पिएं, ऐसे करें, वैसे करें। आपका नहीं, बर्दाश्त तो आपकी ये नफ्स नहीं है, इधर नफ्स पे काबू आपका बर्दाश्त है, मगर जो नफ्स पे काबू है वो हमसे होता कोई नहीं। हमें अगर कोई गाली निकाले हम उसको कहते हैं यार ये तो बहुत छोटी गाली है, इससे बड़ी गाली तो हमें आती है, तेरी, मैं, तेरी वो, तेरी ये, व्हाट इज़ तेरी ये, तेरी मैं, तेरी व्हाट। हम किसी को, सामने वाले को ऊपर अबतर करके अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि उसको उससे उसकी औकात से नीचा करके दिखाते हैं। हम उसको थोड़ा सा बिल्कुल उसको जलील कर देते हैं। हम उसको कहते हैं तुम क्या चीज़ हो, मैं बताता हूँ। अच्छाई हो बुराई हो, मगर अच्छाई में अगर आप अपर लेवल जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। अगर आप बुराई में किसी को नीचे करें और उससे ऊपर का दर्जा करें, दैट्स नॉट फाइन। हमें तो ये सिखाया गया, आपके घरों में भी जो जितने ख़ानदानी घर हैं जिनमें ये नानी या दादिया के पास बैठ के अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी के सबक लिए उन्होंने तो यही सिखाया कि अगर आप किसी बुराई में या किसी झगड़े में या किसी गाली गलौज में हिस्सा लेंगे और किसी को उसके लेवल पे आके जवाब देंगे तो उसके लिए आपको अपना ग्राफ यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आप अपना ग्राफ यहाँ से यहाँ लेकर आएँ? नहीं ना। तो फिर आप ये जो प्रैक्टिस है ना अपनी ज़िंदगी में कीजिए कि अगर आपके साथ कोई बुराई कर रहा है, अगर आपके साथ कोई गाली गलौज और बदतमीज़ी और गंदी लैंग्वेज इख्तियार कर रहा है या एटीट्यूड दिखा रहा है, आप उस इंसान से अपनी ज़िंदगी में उसको इग्नोर करना सीखें, आगे निकलें। और दुनिया बहुत बड़ी है, एक इंसान ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया ख़राब है। किसी दूसरी दुनिया के और दुनिया के लोगों को दोस्त बनाइए, उनसे बात कीजिए, ज़रूरी नहीं है एक ही इंसान के साथ आप मुँहमारी करते फिरें। चलें जी, आज अपने प्रोग्राम की तरफ भी चलते हैं। आज मेरे पास जो है पहला टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर के ऊपर हम बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आपके जो डिफरेंट अज़ा हैं बॉडी के, उनको ब्लड प्रेशर किस तरह से मुतासर करता है, आँखों को किस तरह मुतासर करता है, आपके दिमाग, गुर्दे, आपके जिस्म के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से मुतासर होते हैं, सब आपके ब्लड प्रेशर की वजह से, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर किसी को सीवियर इश्यूज़ हैं इसके और अपनी ट्रीटमेंट लेना चाहता है, कुछ मशवरा करना चाहता है, तो आप फील फ्री, आप कॉल कीजिएगा, हम आपकी बात कराएंगे। हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा हुमायूं यहाँ पे हैं हमारे पास, और आज भी हमारे पास सेकंड टाइम मधु हुई हैं। शी इज़ वंडरफुल लेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह नॉलेजेबल लेडी हैं। मैंने कहा आपसे ज़रा हम ये ब्लड प्रेशर के बारे में पूछें। सबसे पहले तो नाज़रीन को, देखने वालों को बता दीजिए ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है, ये कहाँ से निकलता है, ये किस चीज़, चिड़िया का नाम है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे यहाँ दावत दी, मैं आई और लोगों से बात करने का मौका मिला। मैं ये बात करूँगी कि आपने इतना अच्छा इंट्रो किया, यू टॉक्ड अबाउट द इमोशनल क्वोशंट। आईक्यू तो सबकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने जैसे बात की डेवलप करने की चीज़ है इमोशनल क्वोशंट, कि आप ईक्यू भी आपका अच्छा हो। जब आपका ईक्यू अच्छा होता है तो फिर आप में टॉलरेंस भी होती है और पेशेंस भी होती है। वाह वाह वाह। अच्छा, ब्लड प्रेशर जैसे आपने बात की, तो ये जो लोग एक दूसरे को लड़ने को पड़ते हैं या जिनमें पेशेंस टॉलरेंस कम होती है, वन ऑफ द रीज़न इज़ प्रोबेबली इज़ हाई ब्लड प्रेशर। आहा, अच्छा, सबसे पहला तो कॉज यही मेरे that is मोनोलॉग one से of, निकल गया। बिल्कुल, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न विच कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, ब्लड प्रेशर जैसे आपने कहा कि इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। आपके रेगुलेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपकी खाने पीने की, जिस तरह से हमारे आजकल लाइफस्टाइल है, इट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा, स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, आजकल आपको पता है कितने स्ट्रेसेस हैं,
इट कैन ऑल्सो लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। आपके रेगुलेटरी इम्यून सिस्टम को मुतासर करते हैं और कुछ जेनेटिकली प्री डिस्पोज होते हैं। हम एशियन जो हैं वी आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू हाई ब्लड प्रेशर। शुगर ब्लड प्रेशर दोनों ही एशियंस में ज़्यादा हैं। कुछ मैं तो ये उसको मेरी अपनी एक थेरी है, मैं समझती हूँ जो हम ये हाई मसाले खाते हैं डिफरेंट किस्म के, प्रॉबेबली दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो जो किचन के पड़े हुए हर्ब्स हैं जिसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं ना, हमारे खानों में नमक बहुत होता है। नमक इज़ वन ऑफ द रीज़न। जो मेन रीज़न है, अगर आप को ब्लड प्रेशर है और आप अपने खाने में नमक कम कर दें तो आप अगले ही दिन देखेंगे आपका 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। So the simple is our lifestyle, हमारी हैबिट्स खाने पीने की, और फिर हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। Probably these are the reasons. अच्छा, ये जब गुस्सा आता है किसी को, कोई लड़ाई कर रहा होता है या ऊंचा बोल रहा होता है, किसी बहस का हिस्सा बने होते हैं लोग, तो ज़्यादातर उनका जो है ना हार्ट रेट बहुत तेज़ी से फास्ट भागना शुरू हो जाता है। तो जो हार्ट रेट भागता है तो उस वक्त हमें समझ आना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। देखें, जब हमें गुस्सा आता है, जब हमारा हार्ट रेट तेज़ होता है, तो होता ये है कि एक फ़्लाइट फाइट रिएक्शन होता है। फ़्लाइट फाइट रिएक्शन इंसान का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसके अंदर आपकी एड्रेनलिन बढ़ती है। जब एड्रेनलिन बढ़ती है तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, और हार्ट रेट बढ़ने से प्रॉब्लम्स क्या हैं? ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट रेट ज़्यादा हो, आपकी एड्रेनलिन किसी वजह से भी रिलीज़ हो सकती है। आप देखें, कहीं अगर आप खौफ हो या आप कहीं किससे डर रहे हो तो आपका दिल धक 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 कर रहा होता है। सो और एक्साइटमेंट में भी यही होता है। सो हार्मोन्स दे प्ले देयर पार्ट, लेकिन ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है तो प्रॉबेबली हार्ट इज़ पम्पिंग मोर ब्लड, बिकॉज देयर इज़ हार्ट इज़ परसीविंग कि आप में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो पंप करके उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसके कॉमन सिम्टम्स जो हैं उनमें तो एक ही आपने बताया, ठीक है, और दूसरा? अच्छा, जो ब्लड प्रेशर है ना, दिस इज़ अ साइलेंट, मैं ये कहती हूँ ये एक साइलेंट बीमारी है। आपको उस दिन पता चलता है जब आपको स्ट्रोक हो रहा होता है या आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है। एट टाइम्स यू नेवर नो दैट यू आर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता है तो इंसान उससे बॉडी के सिस्टम जो हैं वो आपके उसके साथ इस तरह से यूज़ टू हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। और एक दिन आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पता चलता है ओहो मेरा तो इसका तो ब्लड प्रेशर हाई है। हाँ, और एकदम से ब्लड प्रेशर की गोलियों पे लग जाता है। अच्छा, ये जो फालिज है इसका ख़तरा भी इसी हाइपरटेंशन की वजह से होता है? वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ स्ट्रोक या फालिज जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपके सारे ऑर्गन्स को ये मुतासर करता है, जिसके अंदर आपके किडनीज़ हैं, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक इज़ वेरी कॉमन। और स्ट्रोक की एक रीज़न तो हाई ब्लड प्रेशर है, दूसरा हमारी डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। एवरी 4th और 5th पर्सन, यकीन करें, मेरे पास फैमिलीज़ आती हैं, मैं आप पूछते हैं अच्छा शुगर तो नहीं? मैडम वो तो होती है। सो यू सी दैट पीपल आर लिविंग विद डायबिटीज़ एंड पीपल आर लिविंग विद हाई ब्लड प्रेशर। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और मेरा ख्याल में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो हॉस्पिटल पे बर्डन ऑफ डिजीज़ है, दैट इज़ ड्यू टू मेनली इनको कहते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल जैसे कोविड था, एक से दूसरे को लग गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और बर्डन ऑफ डिजीज़ इतना ज़्यादा है कि हर घर के अंदर आप देखें किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी ना किसी को शुगर है, विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल एंड विच इज़ अवॉइडेबल। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है ना कि गुर्दों को ब्लड प्रेशर और आपकी आंखों को और दिमाग को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। तो ये किस तरीके से है, ये इन ऑर्गन्स जो हैं इनको ज़्यादा मुतासर क्यों करता है, इसको भी इलैबोरेट कीजिएगा। हाँ जी, अच्छा देखें, आप गुर्दों पे जब बात करते हैं आप, तो गुर्दों में और ये सारी दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स। और इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, बेसिकली हार्ट ने पंप करना है खून को, तो इनकी आर्टरीज जो होती हैं ड्यू टू ब्लड प्रेशर वो सख्त हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहती। जब फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी और फिर साथ साथ ब्लड प्रेशर के साथ लोगों का ना लिपिड प्रोफाइल हमें नहीं पता, हम नहीं कराते, लेकिन हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको आप कहते हैं आम ज़बान में कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारे ना आपकी आर्टरीज को नैरो करते हैं।
वंस आर्टरीज आर नैरो तो आप ये देखें कि ब्लड फ्लो उनको कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो मुतासर होते हैं। किडनीज़ के टिश्यूज़, किडनीज़ का फंक्शन मुतासर होता है क्योंकि उनकी ब्लड वेसल्स एक तो ब्लॉक हो गए, क्लॉग हो गए ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, और आर्टरीज स्टिफ हो गई। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये ब्लड सप्लाई को मुतासर करेंगी। सेम हैपन्स विद योर ब्रेन एंड योर हार्ट। आप देखें कहते हैं ना स्टेंट डाल दिया, वाई दे डू एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग क्यों की जाती है, ताकि ब्लड वेसल्स के अंदर आप खुद से पाइप डाल देते हैं। ब्लड वेसल इतना नैरो हो गया है कि आपकी जो टिश्यूज़ हैं, वाइटल टिश्यूज़, उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती तो किडनीज़ में क्या होगा, किडनीज़ के फंक्शन ख़राब होंगे पहले, फिर इतने ख़राब हो जाते हैं दैट पीपल गो ऑन डायलिसिस। आप देखें कि किडनी डिजीज़ इज़ ऑल्सो प्रिवेंटेबल डिजीज़, और डायलिसिस अल्लाह बस लोगों को बचाए। डायलिसिस इज़ सो पेनफुल, डायलिसिस सो इकनॉमिकली डेवस्टेटिंग फॉर द फैमिलीज़, क्योंकि आपने रेगुलर कराना है। सिमिलरली स्ट्रोक, अगर इसके घर में कोई फालिज का मरीज़ है, आप ज़रा जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन द मिजरी। एक तो पेशेंट की तो होती ही होती है, लेकिन फैमिली की भी बहुत बड़ी मिजरी है, इकनॉमिकली, साइकोलॉजिकली। अच्छा, हर एज के जो लोग हैं, हाइपरटेंशन का लेवल जो है हर एक में अलग अलग डिफरेंट होगा एज वाइज? देखें, अब जो नई गाइडलाइंस आ गई हैं और जो हाइपरटेंसिव सोसाइटीज़ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर डिफरेंट हो। ब्लड प्रेशर आपका इज़ अ रेंज कि योर ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी मोर देन, देयर दो तरह के ब्लड प्रेशर, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक होता है। आपने सुना होगा मेरा 110/70 है। सो योर ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी मोर देन 120/80। नीचे वाला आपका 80 होना चाहिए, ऊपर वाला 120 या 125/30, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम जब दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम आपको यहाँ पे पूछ के बताएंगे कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनको जब ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है तो क्या बच्चे के लिए भी ये बहुत ख़तरनाक होता है और माँ के लिए भी क्या मुतासर होता है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, वेट के बारे में जानेंगे। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है और आपको हाइपरटेंशन इश्यूज़ हैं तो फिर आपकी बॉडी और बाकी आर्गन्स किस तरह से सर्वाइव करेंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर शम्सा हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा से हम ये पूछेंगे, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है, उनको जब हाइपरटेंशन का इशू जो आता है तो बच्चा जो है वो किस हद तक मुतासर होता है, कितना ख़तरनाक है इसके लिए? जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है, बिकॉज जैसे मैंने कहा हाइपरटेंशन इज़ सो कॉमन। ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी इज़ ड्रेडफुल फॉर द पेशेंट एज वेल एज़ फॉर द क्लिनिशियन। मेरे पास भी जब कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर के साथ औरत आती है और वो हमल के साथ है तो मेरा दिमाग फ़ौरन सोचना शुरू कर देता है, उफ़ व्हाट विल हैपन, बिकॉज आई एंटिसिपेट थिंग्स। ब्लड प्रेशर के साथ जैसे मैंने कहा कि नालियाँ जो होती हैं मुतासर होती हैं खून सप्लाई करने की, इसी तरह से बच्चे को भी खून की सप्लाई मुतासर होती है। ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये माँ के लिए भी ख़तरनाक है और बच्चे के लिए भी। बच्चे के लिए किस तरह से ख़तरनाक है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, अबॉर्शन रेट हाई हो जाता है, बच्चे की माँ के पेट में बच्चे की डेथ हो सकती है, बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं। अच्छा, मदर के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ब्लड प्रेशर की सबसे जो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है वो माँ को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, माँ को स्ट्रोक हो सकता है और खून पतला हो जाता है माँ का। जब खून पतला हो जाता है तो आप को बहुत ज़्यादा ब्लड लगाना पड़ता है क्योंकि खून जमता नहीं है। डिलीवरी के दौरान एक हम कंडीशन कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये क्या होता है कि खून पतला जब हो जाएगा तो खून जमेगा नहीं और दिस विल लीड टू पोस्टमार्टम हेमरेज। अच्छा, फिर आपके बच्चे की आवल वक्त से पहले अपनी जगह से हट जाती है जिसकी वजह से माँ के पेट में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। माय गॉड। सो ब्लड प्रेशर इज़ अ नाइटमेयर फॉर द ऑब्स्टेट्रिशियन और पेशेंट को। अब पेशेंट को कैसे पता चलता है? एक तो ब्लड प्रेशर जब आप लेते हैं चेक करते हैं हाई होता है, फिर मुंह के ऊपर सोज आ जाती है, पाँव सूजने लग जाते हैं, साथ साथ नींद के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं,
सर में दर्द शुरू हो जाती है। सो ऑल दीज आर जो हैं ये सिम्टम्स हैं या अलामात हैं कि ब्लड प्रेशर आपका डेंजरस हो रहा है। सो द मोमेंट हमें पता चलता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं और हम मरीज़ को कहते हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर का कंप्लीट रिकॉर्ड रखें, सो दैट इफ़ योर ब्लड प्रेशर इज़ अंडर कंट्रोल, तो फिर ये जो कॉम्प्लिकेशंस मैं कह रही हूँ ये फिर भी हो जाती हैं। आप ये देखेंगे दीज कॉम्प्लिकेशंस इवन देन कैन हैपन, अच्छा, लेकिन उसका इंसिडेंस कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये आप तो सर्टिफाइड मेडिसिन भी हैं, आप अमेरिका से, तो मुझे ये बताइए कि जो मेडिसिन है इसमें आपने क्या स्पेशली पढ़ा है कि क्या इसकी जो हमने ब्लड प्रेशर की जो गोलियां हैं वो जो खानी है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है तो क्या सारी ज़िंदगी उसके साथ ये सिलसिला चलता रहेगा कि उसको ये ब्लड प्रेशर की गोलियाँ लेनी है, इस्तेमाल करनी है, उसको छोड़ नहीं सकता? बिल्कुल, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम ये कहते हैं एक दवाई हमें शुरू हो गई तो अब हमें कभी ख़त्म नहीं होगी। सो पेशेंट हमारे बहुत सारे मरीज़ तो इस डर से दवाई ही नहीं खाते कि आज मैंने दवाई खा ली, आज मैंने इंसुलिन लगा ली तो सारी ज़िंदगी मुझे लगानी पड़ेगी। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बिकॉज विद योर लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी शुगर भी रिवर्स हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है और आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई कम होते होते छूट भी सकती है। सो व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस आर नीडेड। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पता तो कई दफ़ा होता है लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए। और मैं ये कहती हूँ दिस इज़ योर ओन बॉडी, आपने इसका ख्याल रखना है। आपकी अपनी हेल्थ है, वाई यू एक्सपेक्ट अदर्स के वो आपकी हेल्थ का ख्याल रखें। सो जैसे मैंने कहा नमक, अगर आप नमक का इस्तेमाल अगर आप पहले 2 चम्मच डाल रहे हैं तो प्लीज़ उसको आधा कर दें, आधा डाल रहे हैं तो उससे भी आधा कर दें, ओनली विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉल्ट। फिर हमें लगता है कि शायद ये जो हम सॉल्ट लेते हैं दिस इज़ द ओनली रीज़न। नो, जो आप बेकरी खाते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे आजकल बहुत रवाज है बर्गर खाने का, और जितने भी आपकी बाज़ारी चीज़ें हैं ये सोडियम से या नमक से भरी हुई होती हैं। इवन जो आप मीठी चीज़ें खा रहे हैं उसके अंदर भी नमक है। सो इफ़ यू अवॉइड दैट, आप प्रोसेस चीज़ें खानी छोड़ दें तो दैट इज़ वन। ये डीप फ्राइंग चीज़ें जो होती हैं, डीप फ्राई, बिल्कुल, क्योंकि नमक के बगैर तो आपकी वो चीज़ बनती नहीं। आपको पता है ना कि आपकी फ़िश फ्राई होगी उसमें भी नमक होगा, आप चिकन खाएंगे उसमें भी नमक है, आप बर्गर्स खाएंगे उसमें भी नमक है। नहीं, बट मैं डीप फ्राइंग ये पूछ रही हूँ कि जैसे पत्तों का तेल, सूरजमुखी का तेल, इस तरह के जो ऑयल्स में खाने बने हुए होते हैं, घर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये ऑयल्स भी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का वजूहात इसका भी तो है। जैसे मैंने बात की कोलेस्ट्रॉल की, तो जब आप ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो ऑयल होता ही बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसकी मिकदार कम कर दें, ऑब्वियसली यू कैन नॉट लाइक कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल छोड़ दें, थोड़ी मिकदार में आपको हार्मफुल नहीं है। तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए स्पेशली? क्या वो ये सैचुरेटेड फैट्स वाले जो देसी घी वगैरह होते हैं, क्योंकि उसमें भी पाया जाता है, ये सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ऐसे कौन से तेल है जो इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं? ऑलिव ऑयल इज़ रिकमेंडेड, लेकिन जब आप कोई भी तेल बहुत ज़्यादा गर्म हीट अप कर लेते हैं तो उसके अंदर से इस तरह के मादे बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर हार्मफुल फॉर योर बॉडी। हमारे सारे खाने इस तरह के हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा तेल को गर्म करते हैं। एक सर्टन टेम्परेचर के बाद आप कोई भी तेल गर्म करें, इवन आप ये प्लांट बेस्ड ऑयल जो आप कह रहे हैं, प्लांट बेस्ड ऑयल इवन कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो आप एक तो बहुत ज़्यादा एक थोड़ा घी डालें, बार बार गर्म ना करें, रीहीटिंग ना करें। आप ये देखें जितनी भी खाने बनते हैं कढ़ाइयों के अंदर वो बार बार घी गर्म होता है। अच्छा, कल मेरे प्रोग्राम में सहर चावला आई थी तो उन्होंने कल बोला कि ये जो अगर आप कॉर्न ऑयल बोलें या फिर आप जो भी आप सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल्स बोलें, ये सारे जो हैं ये बहुत डेंजरस है, इनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सारे के सारे फायर हैं, ये सारे सेहत को ख़राब कर देते हैं, सारे आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, म्याना रवि। ठीक है, म्याना रवि का मतलब है हर चीज़ में इत्तदाल करें। आप किसी को ये मैं कह दूँ कि तुम हर चीज़ छोड़ दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुंह से कहना तो आसान है लेकिन छोड़ना आसान नहीं है। सेकेंडली, जैसे आपका ये प्रोग्राम लो इनकम वाले भी देख रहे हैं,
मिडिल इनकम भी देख रहे हैं, हाई इनकम भी देख रहे हैं। सो हर कैटेगरी के लोग इसको देखते हैं। और तो मसला ये है कि किसकी पॉकेट में क्या चीज़ क्या अफोर्ड कर सकता है बंदा। तो हमने हर एक को वो चीज़ बतानी है जो कि वो अडॉप्ट कर सकें। आप ये नहीं कह सकते कि तुम हर चीज़ छोड़ दो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप चिप्स ना खाएं, आप बोतलें ना पिएं, आप बर्गर ना खाएं, ये तो आप कह सकते हैं ना, विच इज़ पॉसिबल। अपने घर के अंदर गंदम का आटा इस्तेमाल करें, नमक ना डालें उसके अंदर एडिशनल। क्योंकि तो आप मिडिल क्लास को भी कह रही हैं, अपर क्लास को भी कह रही हैं, लोअर सबको क्लास को कह भी रही हूँ कह ना। रही हैं। ये बात तो आप सबको कह रही हैं कि फास्ट फूड, प्रोसेस फूड जो है उसको छोड़ दें। हाँ, छोड़ दें, कम कर दें। मैं ये नहीं कहती, मैं कभी भी किसी पेशेंट को नहीं कहती कि तुम मेरे पास 5 kg वज़न कम करके आना। आई ऑलवेज गिव देम स्मॉल टारगेट। एक आप 1 kg कर रहे हो, सो 1 kg इज़ एक्सेप्टेबल। जब मैं कहूँगी इसको 5 kg, वो कहेगा छोड़ो यार, कौन कम करेगा। सो मरीज़ को या जो भी आपके मशवरा करने आता है, आप ऐसे उसको मशवरा दें कि जो आप ख़ुद भी अमल कर सकें ना, खुद भी अमल कर सकें। बेशक। अब मैं कहूँ उनको कि तुम बिल्कुल घी छोड़ दो, अपने घर के अंदर कुछ भी ना खाओ, फिर वो क्या खाएं। सो यू नीड टू गिव देम अल्टरनेटिव्स, और अल्टरनेटिव्स वो होने चाहिए जो पेशेंट अफोर्ड कर सके। थैंक यू सो मच आपके इस प्रेशियस टाइम का, बड़े अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा मौजूद थी, उन्होंने हाइपरटेंशन को बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया। अगर आपको कोई ऐसे सवाल या कुछ इशू हैं तो आप हमारी सोशल मीडिया पे जाकर इसकी रील जो है वो देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, सो दैट आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, और किस तरीके से ये जो है हाइपरटेंशन हमारे लिए ख़तरनाक, हमारे आर्गन्स के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्पेशली एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे पास वर्दा सिकंदर मौजूद हैं जो कि डाइटिशियन हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे जो मैदे के इश्यूज़ हैं, इसकी क्या डाइट होनी चाहिए, ये किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और क्या मैदे के जो मरीज़ होते हैं हजरात वो सारी ज़िंदगी इसी मर्ज़ के साथ रहते हैं, इसी को पालते रहते हैं, या ये ठीक हो सकता है। मैदे का ज़ख़म हो, मैदे में ख़राबी हो, मैदे में और ऐसे जो इश्यूज़ हैं वो दूसरे बाकी बॉडी के जो आर्गन्स हैं उनको किस तरह से मुतासर करता है, ये सारी बातों पे बात करेंगे वर्दा सिकंदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल फिट, आप बताएं कैसी? अल्लाह का शुक्र। सर्दी एंजॉय कर रही टुडे माशाल्लाह। थैंक यू। और सर्दियाँ एंजॉय कर रही हैं आप? हैं यस, सर्दियों में देखिए कपड़े देख देख के हम खुश हो रहे होते हैं। हाँ, वो और long कपड़े coats, पहन पहन के पहन भी। के। अच्छा, एक तो मोटे कपड़े पहनने के बाद हर कपड़ों में ऐसा लगता है यार बड़े मोटे हो गए ऐसे ही है। हाँ, वो वैसे ही बिला वजह कॉन्शियस हो रहे होते हैं हम जो है कि हम बड़े मोटे हो गए। मगर कुछ जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं ना उनके लिए फायदा भी हो जाता है। बड़ा फिट चेक जो है वो सर्दियों में कोट्स वगैरह और इनके साथ आ जाता है। वाह यार, देखो दोनों तरीके से बेहतरी है। हम आज मैदे के ऊपर बात करेंगे कि मैदा जो है हमारा वो जब ख़राब होता है उसकी वजह से हम बहुत एक जो तेज़ाबियत भी हमें फ़ील हो रही होती है, मैदे की वजह से हम कुछ खा नहीं पाते, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सारा ख़राब हो जाता है, एक मैदे में जलन, ठीक है, ये सारा कुछ किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैदे के पेशेंट्स को तो बहुत सारी चीज़ें मना भी हो जाती हैं। उसकी डाइट के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं गोश्त भी नहीं खाना, ठीक है, मसाले स्पाइसेस तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने, तो वो किस तरीके की ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ आज हर पहलू हम डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि मैदे की ख़राबी होती क्यों है? अच्छा, मैदे की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह ये होती है हमारा जो जिस्म है उसमें उसको 20% एसिडिक रहना चाहिए, 20% जो है वो एसिडिक रहना चाहिए, 80% अल्कलाइन रहना चाहिए। अब हम जब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सफ़ेद मैदे से बनी चीज़ें हैं, ऐसी अद्वियात जैसे कि एंटासिड्स है, स्टीरॉयडल इंटेक है, या फिर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं, खाना खा के फ़ौरन बैठे रहते हैं, एक वक्त में बहुत बड़ा मील ले लेते हैं कि हमारा पेट भर गया लेकिन फिर भी ओवर ईट करी जा रहे हैं। उसके अलावा अगर खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीते जा रहे हैं, तो ये तमाम ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और सबसे ज़रूरी कि गट हेल्थ जो है वो हमारा जो मैदा है ये हमारे जिस्म का इंजन है। अगर ये नहीं ठीक तो हमारा सारा जिस्म जो है उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली आप देखिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या अल्सर इस तरह का कोई मसला हो जाता है तो मेंटली आप इन चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी आपको हर टाइम अनकंफर्टेबल बता रही होती है। और उसके अलावा खुराक से तो इसका डायरेक्ट लिंक है। आप ओवर स्पाइसी खाएं, आप जो है वो ज़्यादा सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें खाएं, आप एक दिन एक्सट्रीम ओवर ईट करें, रात को आपकी गट
आपको उठाएगी और आपको पता चलेगा कि इतनी दर्द होने लग जाती है, कई लोगों को हार्ट बर्न होने लग जाती है। तो इसका डायरेक्ट लिंक हमारी न्यूट्रिशन के साथ है। अच्छा, एक प्रैक्टिस जो हम बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, हमारे यहाँ आजकल एक ना मतलब टीन्स आते हैं मेरे पास क्लिनिक में, डॉक्टर वर्दा मैदे का मसला है, हम तो एंटासिड इस्तेमाल करते हैं, 1 मिनट में साशे पकड़ा, घोला, ओके ओके ओके, मैदे को सुकून आ गया। आयुर्वेदिक भी बहुत चलता है। वो भी बहुत चलता है। उसके साथ एक पिंक कलर का सिरप आता है, फटाफट खाली पेट उठे हैं और लोग कहते हैं कि हमें आम खाना ऐसे डाइजेस्ट ही नहीं होता। असल में गैविसॉन भी जबरदस्ती का पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा अपनी गट को एंटासिड्स का आदी बना देते हैं कि हमें आम नेचुरल तरीके से खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। अच्छा, अब कुछ टिप्स होती हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं नॉर्मल इंसान के बारे में। अगर एक नॉर्मल इंसान है और वो चाहता है कि उसकी गट हेल्थ ख़राब ही ना हो, उसका मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, अच्छा, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना वेट मेंटेन करें। जब हमारा वेट मेंटेन होता है तो उससे क्या होता है, जिस्म जो है उसके अल्कलाइन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से तजाबियत, अल्सर और इन सारी चीज़ों का चांस कम हो जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है, एक वक्त में बहुत बहुत बड़े मील्स नहीं खाया करें। हमारे पंजाबियों का कल्चर है, सुबह का नाश्ता हम कहते हैं कि वो जी बादशाहों की तरह किया जाए। मगर वो बादशाही में मतलब आप रेकमेंड करती हैं कि ये जो सरी, पाए, नान, मगज़, ये सब कुछ हम खा सकते हैं? अच्छा, निहारी देखिए, इन अ ब्लू मून आप इनमें से एक चीज़ खा सकते हैं, मगर ये जो है ना कि 2 नान भी खा लिए, साथ सिरी भी खा ली, साथ पाए भी खा लिए, मगज़ भी खा लिया, थोड़े मुर्ग चने भी खा लिए, तो आप एक स्टमक है हमारा, स्टमक लोग हमारी तो यहाँ fist पे के लाहौर size में का है। रात को भी क्योंकि सर्दी लग रही है, पाए खाओ, पियो और सो जाओ। तो मतलब क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं रात को पाए खा के सो जाऊँ, मुझे नहीं लगता कि सुबह मैं उठ पाऊंगी। हो सकता है मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए। पाए में आपको पता है ये सारी बिल्कुल चीज़ें तो होती एग्जैक्टली, हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका अफेक्ट होता है, गट हमारी अफेक्ट होती है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला आता है जब हम प्रोलॉन्ग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो गट की बीमारियां वो बहुत जल्दी आपको दिल की बीमारियों तक भी ले जाती हैं, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा तेल हम इस्तेमाल तो करते हैं। रात को ऐसे तेल घी वाले बाजार में जाके तो होटलों में बैठ के बैठकों में खाने खाते हैं और उसके बाद फिर हम सो भी जाते हैं सुकून की नींद। बिल्कुल ऐसा ही है मोस्टली हाँ, कल्चर। ये उठ भी जाते हैं सुबह। असल में ना आदत बना लेते हैं। आपकी मैं कहती हूँ गुड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स बनती जाती हैं, लेकिन एट सर्टेन टाइम वो एक अलार्म देती हैं। जैसे मैदे में आपको ज़रूरत से ज़्यादा, आप देख रहे हैं हर तीसरे दिन आपको दर्द निकल रही है, तो इट्स नॉट सोल्यूशन कि आप कोई साशे घोल के पी रहे हैं तो उससे आपका मैदा ठीक हो गया। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी डाइट को बेहतर कुछ किया लोग जाए। फजूल के ना खाना अभी खाया भी नहीं, खाने को देखेंगे तो इतना लंबा डकार और अजीब तरीके से मुंह से एक साउंड बुरा लगता है। Yes. देखिए, आप कहीं महफिल में कई लोगों के साथ बैठे हो, बच्चों को भी मैं तो हमेशा कहती हूँ सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा मुंह से ऐसे बर्प की आवाज़ें जो इतनी ज़ोर से निकाल के बड़ा प्राउड फील करते नहीं होना चाहिए। अब बच्चे करते हैं क्योंकि बड़ों को देखते हैं तो बच्चे भी शुरू हो जाते हैं करना, बट दैट इज़ नॉट नाइस। इट्स तो एक बैड हैबिट है। और दूसरा ये कि कुछ अंदर कहानी ख़राब चल रही है, आपके हो या बच्चों को हो, तो ये इसके बारे में भी ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा कि ये जो मुंह से इतनी ऊंची डकारें पास हो रही होती हैं, व्हाई इज़ दैट? अच्छा, जो मुंह से बहुत ज़्यादा डकारें पास हो रही हैं या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा फाटिंग होती है, इसकी वजह ये होती है कि हमारी जो बॉडी है वो ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो गई है। बॉडी को अल्कलाइन होना था, ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो गया, और जो गैस है वो ऑब्वियसली एक्यूमुलेट हो गया आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये वजह तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा बेकिंग आइटम्स खाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम बेकरी गुड्स खाएं या सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें खाएं, उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली हमारी जो गट है वो इस तरह की साउंड्स क्रिएट करती है। अच्छा, अब वैसे तो आपने बहुत अच्छी, बिल्कुल पहले ही आपने बता दिया कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है अव्वल इसे कंट्रोल किया जाए, बाकी ऑब्वियसली इन एनवायरनमेंट इट्स अ वेरी बैड थिंग। ये अगर आपका कोई गट का प्रॉब्लम चल रहा है तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत बेहतरीन फूड्स हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह हम अपनी इन तमाम गट प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए जी, वो चाहिए बताइए ये किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, मैदा सेहतमंद रखने के लिए ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं? अच्छा, 3 ऐसे फूड बताऊंगी, वो लोग जिनकी गट का जितना भी मसला है अगर रेगुलर बेसिस पे ये 3 फूड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले चिया सीड, मैजिकल चीज़ है। आप एम्प्राजोल, किसी भी किस्म के इस तरह के सॉल्ट्स को भूल जाएंगे अगर आप चिया सीड खाली पेट पीना शुरू कर दें। खाली पेट आपने जो चिया सीड और बेसल सीड दोनों का डिफरेंस बताती चलूँ, जो चिया सीड है वो हमारे मैदे के लिए ज़्यादा अच्छा है।
तुख मलंगा जो है वो बेसल सीड्स होती है, हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। चिया सीड को हमने रोज़ाना खाली पेट 1 गिलास पानी लेके उसके अंदर 1 टीस्पून डाल के सिर्फ 15 मिनट के लिए पड़ा रहने दें उसे, और वो चिया सीड का इंटेक कर दें। दूसरा फूड जो है वो हमारे पास है योगर्ट। मैजिकल चीज़ है, प्रोबायोटिक है, आपकी गट हेल्थ को जो सबसे चीज़ बेहतर करती है वो दही है। चाहे वो ग्रीक योगर्ट हो या फिर नॉर्मल योगर्ट हो, बोथ इज फाइन। यस, बोथ इज़ फाइन। लेकिन अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर दिल का कोई अमराज है आपको, तो उस सूरत में चाहिए बहुत ज़्यादा बलाई दही के ऊपर जो है वो बलाई हटा के इस्तेमाल की जाए। वही मज़े की लगती हाँ, है। मज़े की वो लगती है, लेकिन देखें जायकों के साथ अपनी सेहत जो है उसका भी हमने ख्याल रखना है। अच्छा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है ओट्स, जौ का दलिया। आप हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं गंदम की रोटी, सफ़ेद मैदे की रोटी, या फिर अगर हम दलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जौ जो है इसका दलिया या फिर जौ की रोटी, ये ख़ास तौर पे गट हेल्थ के, अगर आपको गट से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है या आप अपनी गट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में जो है वो गट, उसके साथ 3 हैबिट्स हैं जो हमारे खाना खाते हुए बहुत ज़रूरी हैं। एक जो सुन्नत भी है, एक आपने भूख रख के खाना है, दूसरा अपने स्टमक का 4th पार्ट खाली रखना है, और उसके साथ तीसरी चीज़ है खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना। अब ये इतनी तीनों ज़बरदस्त, ऑब्वियसली ये तिब्ब नबवी में भी कहा गया, मेडिकल साइंस के मुताबिक भी ये ऐसी चीज़ है जो आपकी गट के अंदर एसिडिटी नहीं होने देती, हमारी गट को अल्कलाइन नेचर में रखती है, जिसकी वजह से खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्ब होगा। अच्छा, जिन लोगों का मैदा ठीक नहीं होता, एक ज़बरदस्त बात बताती चलूँ, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बेहतर अब्जॉर्ब नहीं होंगे। अच्छा। वो हर टाइम थके रहेंगे, हर टाइम जो ख़वातीन अक्सर लोग आते हैं कि हमारे अंदर कमी है या पट्ठों के मसले हैं, वो समटाइम पट्ठों के मसले नहीं होते। जब हमारा मैदा फिट नहीं होगा तो हमारी जो अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन्स और गट स्टमक में होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को थकावट और ये वाली तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दी जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब जो चीज़ें फिज़ा जानना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, इस्तेमाल नहीं करनी, उनमें एक चीज़ है प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड क्यों अवॉइड करना है? एक तो उनके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है, स्टार्च के साथ साथ जो अंदर यीस्ट ऐड की होती है बेकिंग गुड्स में, चाहे वो सफ़ेद आटे से बना केक है, चाहे सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड है, चाहे आपकी तंदूर से लाई हुई सफ़ेद आटे की रोटी है, तीनों बराबर हमारे मैदे को अफेक्ट करती हैं। सफ़ेद चीनी का ज़रूरत से ज़्यादा खानों में इस्तेमाल क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन पे अफेक्ट डाल देता है। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये आ जाती है बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और बाहर के खाने। अब बाहर के खाने मोस्टली मैदा इसलिए तबाह करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा मसाला जात डाले होते हैं और ऐसे मसाले डाले होते हैं जो हमारी गट के अंदर एक ब्रश की तरह चीज़ होती है जो गट की सफाई कर रही होती है जब खाने ने अंदर जाना है। लेकिन होता क्या है कि जब हम मसालों वाली या ज़रूरत से ज़्यादा बाहर की चीज़ें, वो ब्रश ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैदे के अल्सर जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। ठीक तो है, इस मतलब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैदे का ख़ास ख्याल रखने की तरतीब जो है वो यहाँ पर आपको सिखाई जा रही है, बताई जा रही। और देखें, वाकई आपका मैदा ठीक नहीं होगा ना तो जो आपकी शक्ल है ना उसके ऊपर आ जाता है। कुछ लोगों के तो बिल्कुल मुंह पे ऐसे पिंपल्स, एक्नी, गंदे गंदे नो, और मैदे की जो है ना उसकी वजह से बनता आवाज़ार ही रहता है। अपने मैदे को ठीक करने के लिए ये शो ज़रूर देखें। ब्रेक के बाद आपको मिलता है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, डाइटिशियन है, और आज हमें बता रही है कि मैदे का ख्याल हमने किस तरीके से रखना है। मैदे की बीमारी, मैदे की जो ख़राबी है, इसकी वजह से जो चेहरे पे इतने एक्नी वगैरह आ जाते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने बिल्कुल अवॉइड करनी है और क्या करना है। अच्छा, जो एक्नी आ जाती है चेहरे पे, उसके लिए जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें सबसे पहले रिफाइंड कार्ब्स आ जाती हैं, सफ़ेद मैदा से बनी तमाम अशिया, सफ़ेद चीनी से बनी अशिया, प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक, और ज़रूरत से ज़्यादा तली हुई चीज़ें। अच्छा, जो तली हुई गोश्त क्यों मना कर देते हैं? अच्छा, हाई मोस्टली कहते हैं कि गोश्त नहीं खाना, गरम है, गरम ग़िज़ाएं नहीं खानी, गरम चीज़ें नहीं खानी, ये क्या चीज़ है? अच्छा, गट के लिए मोस्टली बिल्कुल कहा जाता है कि प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। वो इसलिए कहा जाता है कि गोश्त और अंडा, ख़ास तौर पे जो एनिमल प्रोटीन है, बीफ, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो गट की थर्मोजेनेसिस और इन गट के जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं
उनको स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से चेहरा और पे जो है वो एक्नी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन का इस्तेमाल नॉर्मल अमाउंट में किया जाए और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि दालें हैं, सब्जियां, इन सोर्सेज से प्रोटीन लिया जाए। और अगर आपने गोश्त या अंडे से प्रोटीन लेना है तो उसकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखा जाए। अच्छा, और ये जो मैदे की तेज़ाबियत बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मैदे की जो तेज़ाबियत बढ़ाती हैं उसमें तली हुई तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, खाने के फ़ौरन बाद स्मोकिंग करना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो तेज़ाबियत मैदे में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती और हैं। ये कैफ़ीन वगैरह जो है ये इस्तेमाल अगर लोग ज़्यादा करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं? या बिल्कुल, फिर ख़ास तौर पे एक टिप, जो लोग चाहते हैं कि उनकी गट ना ख़राब हो और उसके साथ गट भी ना ख़राब हो, और अगर ख़राब है तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी। तो उसमें ये है कि आपने खाली पेट कैफ़ीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो लोग तो पूरी दुनिया वेट लॉस करने के लिए तो वो कॉफ़ी, तो वो भाई आपकी गट हेल्थ तबाह करेगी। एप्पल साइडर विनेगर जो लोग वजन कम करने के लिए खाली पेट पी रहे हैं, लीमू जो है वो खाली, तो वो गट अच्छा, आपकी एप्पल affect साइडर करती है। विनेगर के बारे में मैं ज़रूर बात करूंगी कि कोई भी खाना खा रहे हैं आप, खाना खाने से पहले नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना तो कर लें। बिल्कुल। ये क्योंकि मैंने किया हुआ है, इसका मुझे तजुर्बा है। मगर ये जो नहार मुँह लोग कहते हैं ना कि हम नहार मुँह सुबह सुबह एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। और यही आपने जो कॉफ़ी की भी बात की, मैं घर से अच्छा खासा टिका के नाश्ता करके आती हूँ और मेरे नाश्ते भी दो होते हैं, 2 पोर्शन में। एक पहले मैं थोड़ा लाइट वाला करती हूँ, हल्का फुल्का, उसके बाद मैं सही टिका के जो मुझे खाना होता है फराल के साथ पराठा भी नोश कर लेती हूँ, मगर सही आटे का। ये मैदे शैदे मैं नहीं खाती। तो ये चीज़ों में लगे हुए ना लोग और बिल्कुल ही डाइट पे चले गए, उनको भी ज़रा समझा दें क्या क्या बिल्कुल डाइटिंग जो है, जो बिल्कुल फाका ज़दा होने के चक्कर में एक ऐसी डाइटिंग करते हैं, तो क्या उसकी वजह से भी हमारा मैदा बिल्कुल सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है? बिल्कुल 100%। अगर हम अपने मैदे को बहुत देर तक खाली पेट रखते हैं तो मैदे में तेज़ाबियत और एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा मतलब ये बढ़ता जाता डाइटिंग जो है, जी ये बिल्कुल, कोई इतनी अच्छी चीज़ इतनी नहीं है। अच्छी चीज़ नहीं। फाका करना, भूखा रहना। फाका करना बहुत गलत है, और फाका करना जो है वो उसको हम डाइटिंग समझते हैं, लेकिन वो डाइटिंग नहीं। तो वो अपनी जो खुराक को कहते हैं ठीक कुछ करना लोग है। आके कि जब तक कि वो एक शदीद क्रेविंग ना हो भूख की, तब तक कुछ खाना नहीं चाहिए। वो मैंने इस तरह से जो है ना अपनी, अच्छा एक और डाइट के बारे में लोग बड़ी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा देखें, दुनिया लग जाती है किसी के कहने पे। कोई कह देना कि यार मैंने तो ये रोड क्रॉस किया था, उसके बाद में अरबपति बन गया, पूरी दुनिया उसी रोड के आगे खड़ी हो जाएगी, सिग्नल के पास क्रॉस करती रहेगी रोड। ये जो चल रही है ना कि वो अंडे की और केले की डाइट, एक हमारी एक्ट्रेस है उन्होंने भी बताया, तो उसके बारे में पूछना चाहूँगी। काफ़ी दुनिया इसको देख के करने की कोशिश करी कि उन्होंने कुछ और नहीं खाया, सिर्फ अंडा और मेरे ख्याल से एक सेब और एक ग्रीन टी, बिल्कुल। इस तरह की कोई चीज़, तो वो आप बताएंगे अच्छा, कि वो सही है, गलत ये है? आजकल इतनी कॉमनली प्रैक्टिस चल रही है, अंडे वाली डाइट, केले वाली डाइट, उसके साथ ग्रीन टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अच्छा, ये डाइट्स आपके मैदे को सिर्फ ख़राब नहीं, तबाह करेंगी है एक्चुअली। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और ये मत समझिएगा कि मैं आपको, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, ये मत समझिएगा कि मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। मेरा शो का पैटर्न यही है, मैं सिर्फ वही चीज़ बता सकती हूँ जो बेहतर है। तो इसलिए हम उस डाइट को डिस्कस करें, क्योंकि आपकी डाइट बहुत आजकल वायरल है, उसमें अच्छाई बुराई क्या है, एज डाइटिशियन वो ये बता रही हैं। अब कल को अगर आप भी दोबारा करें तो आई होप आपको शायद मदद मिल जाए। अच्छा, तो मैं नाम नहीं ले रही, मगर जी, मैंने जी, बात बिल्कुल समझाई है, बिल्कुल। सॉरी। अच्छा, ये चीज़ है कि अगर आपने डाइट करनी है तो एक पोर्शन साइज कंट्रोल करें, या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सेफ ऑप्शन ठीक है। है। मगर ये चीज़ देखिए, हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर बॉडी ऑर्गन को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट चाहिए। अब अंडा है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 मौजूद है। इसी तरह केले में सिर्फ मिनरल्स हैं, तो हमारी बॉडी को तो कार्ब्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, तमाम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो तो ये कही थी कि उन्हें 5 दिन या मेरे ख्याल से 7 दिन की डाइट की थी, वो कही थी कोई नहीं कर सकता, मगर मैंने कर ली है, बड़ी मुश्किल होती है, कोई इसको कर ही नहीं सकता होता। तो ये मुझे इसके बारे में ज़रूर एलैबोरेट करें। तो अगर ये 5 से 7 दिन तक सिर्फ हम सेब और अंडे पे रहें, तो या ग्रीन टी उसके साथ और पानी का इंटेक लें, तो क्या हमें मतलब बॉडी हमारी जो बाकी ऑर्गन्स हैं। अच्छा, प्रॉब्लम सुन लें, वजन भी कम होगा, उसके साथ मसला जो सबसे बड़ा ये आएगा, वो जो तेज़ी में वजन कम होता है ना, वो हमारी स्किन को लटका के जाता है।
स्किन भी लटकेगी और उसके बाद वजन वापस वही का वही आ जाएगा 2 से 3 हफ्ते के बाद, जब हम अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे। तो इस वजह से ये बेहद ख़तरनाक डाइट्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो एक एक फूड ग्रुप पे रिलाय करने वाली डाइट्स हैं। और उनके साथ हम क्या करें, क्योंकि डाइटिंग में भी आप कह रही हैं हमें कार्ब्स भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप, हमारी ब्रेन को ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, उसके बगैर हमारी बॉडी नहीं चल सकती। हाँ, हम मेमोरी लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल, हेयर लॉस हो हेयर सकता लॉस है, हो सकता स्किन है, ड्राई हो सकती है, skin भले dry हम हो भले सकती पानी है। ज्यादा पिएं, बिल्कुल। मगर उसके बावजूद क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स हड्डियां हमें नहीं affect- मिल रहे, सिर्फ पानी से हमें सारा कुछ नहीं मिलेगा। यू मीन टू से, राइट? एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा फिजा आपका मैदा तबाह होगा। देखिए आपके मैदे को हर चीज डाइजेस्ट अब्जॉर्ब करने की आदत है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि अगर मैदे में सही राइट फूड्स ना जाएं तो समझे हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होने। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं एक बच्चों के लिए भी बात करती हूँ, आपको भी शामिल करूंगी कि बच्चों की ज़िंदगी से कार्ब्स को हटाया ना करें। भले वो ओबेसिटी का शिकार हैं, एकदम से उनकी ज़िंदगी से कार्ब्स हटाएंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप क्या कहेंगी इस बारे में? एग्जैक्टली। और हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्ब्स की चाहिए होती है। जैसे अगर ओवरऑल कहा जाता है ना तो 60% कार्ब्स चाहिए, तो इसलिए कार्ब्स को बिल्कुल निकाल देना। और ख़ासतौर बच्चों के लिए ये बेहद ख़तरनाक चीज़ है। आपके बच्चे की कॉग्निशन अफेक्ट हो जाएगी, बच्चे को चीज़ें समझ आना, ये वाली सारी चीज़ें, डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ खास तौर पे अफेक्ट होगी। तो कार्ब्स निकालना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। गलत कार्ब्स को निकालना ज़रूरी है। जो हम सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड आटों वाली चीज़ें, ये वाली जो कार्ब्स है ना, ये पास्ताज जो हम बहुत ज़्यादा सफ़ेद, ये कार्ब्स हमारे लिए ख़तरनाक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हम रमज़ान शरीफ में भी रोज़े रखते हैं और जब इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के टाइम पे हमारे पास एक फुल न्यूट्रिएंट जिसमें खजूर होता है, ठीक है, दूध के बने कुछ ऐसे मशरूबात होते हैं, ठीक है, पानी होती है, ऐसी चीज़ें हम सारा ठंडी दही सहरी के टाइम पे भी खा रहे होते हैं रोज़ा बंद करने के वक्त, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें, अंडे का इस्तेमाल, हर चीज़ कर रहे होते हैं। हम ये नहीं है कि सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना रोज़ा रखें और रोज़ा खोल लें, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल। और देखिए हमारी हेल्थ बेहतर हो रही होती है, वेट भी श्रेड हो रहा। सही तरीके है ना, एक वक्त में फास्टिंग है। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट कम करने के लिए मैदे के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो आप रात 8:30 बजे से लेके सुबह 8:30 बजे तक करें, जो लेट नाइट गलत खाना गलत है। तो उस राइट टाइम पे करें। ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। और बाकी गलत डाइट्स जो हैं उनको बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि मैदा ये प्रेगनेंसी में भी आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये बिल्कुल। बड़ा सीवियर केस है, आप उसको ज़रा सीरियस लीजिएगा। कोई भी किस्म की सोशल मीडिया पे अगर आप किसी सेलिब्रिटी से, किसी मॉडल से, किसी एक्ट्रेस से सुने तो मत कीजिए, पहले खुद रिसर्च कीजिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी जो है हमारे पास ज़बरदस्त, मेरी बहुत प्यारी सी, मैं कहूँगी हमारी ऐसी मेहमान जो जब जब हमारे प्रोग्राम में आती हैं कोई ऐसी चीज़ सिखा के जाती हैं, बता के जाती हैं, जो कि मुझे लगता है ऐसी चीज़ें बताना तो बड़ा सदका जारिया होता है। किसी की सेहत के हिसाब से कोई, आप किसी को टिप दें, किसी की स्किन के हिसाब से, और वो वाली चीज़ें जो हमारे घर पे, हमारे गार्डन में लगी होती हैं और हम उनको मुंह तक नहीं लगाते, हम उनको बिल्कुल कहते तो हैं, पता तो होता है इससे ये होता है, इससे वो होता है, मगर इस्तेमाल का कुछ नहीं पता होता, किसको किस वक्त और किस बीमारी के लिए, किस स्किन कॉज के लिए हमें लगाना चाहिए। तो आज हमारे पास जो है हर्बलिस्ट हैं नैयर ज़करिया जी, और आज हम इनसे पूछेंगे कि जो बाल हैं, बालों के लिए जो सिरम्स होते हैं, जो महंगे महंगे हम बाहर से ख़रीद रहे होते हैं, ये हम खुद घर पे कैसे बना सकते हैं। और भी कोई ऐसी टिप्स जो आपको लगता है तो कॉल कीजिए, हम लाइव आपको यहाँ पर जो है सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नॉलेज है आपके पास। थैंक यू, है? जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो आज हम उस तरफ जाएं, थोड़ा सा मुझे बता दें कि इतनी नॉलेज, इतना ज़ख़ीरा कहाँ से इकट्ठा किया आपने? मैं बेसिकली जो है वो शादी से पहले ही एक इंटरेस्ट होता है, तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो आर्ट की तरफ था, मेकअप करना और इंटीरियर घर का और पेंटिंग्स वगैरह। तो फिर वो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जो है वो प्रॉपर जो है वो ब्यूटिशन कोर्स किया, अपना सैलून चलाया, एकेडमी चलाई, 5 स्टार होटल से मैंने जो है वो कुकिंग कोर्सेज़ किए, फिर मैंने कुकिंग क्लासेस दी। 10 साल तक मैंने अपना जो है वो इंस्टीट्यूट चलाया। उसके बाद अब ब्यूटिशन भी थी, तो मेरा ये होता था कि जो स्किन के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, इनको नेचुरल रेमेडीज़ के साथ जो है वो ट्रीट किया जाए। और जब मैं वो जूसेस वगैरह लेके और उनके साथ जो है वो स्किन ट्रीटमेंट्स करती थी तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलते थे। उसके बाद फिर जो है वो मैंने कोर्सेज़ किए डिफरेंट हर्बल्स के, तो श्रीलंका गई, इंडिया गई, वहाँ से सारे ये कोर्सेज़ किए।
उसके बाद जो है वो फिर दौड़ मैंने भाग अपना बहुत एक किए है। वो इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स थे कि मैंने अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च किया ड्यू के नाम से 30 साल पहले। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ब्रांड जो है वो अगर आप गूगल सर्च करें तो सबसे बेस्ट के ऊपर अगर आप डालें कि बेस्ट स्किन पॉलिश इन पाकिस्तान तो ड्यू स्किन का जो है वो नाम आएगा। वाह। इसलिए कि मैंने जो है वो पॉलिशर को ब्लीच को टोटल उसकी रेसिपी उसकी थ्योरी चेंज कर दी। उसके अंदर से मैंने इस तरह के इंग्रेडिएंट कट कर दिए कि जो स्किन के लिए हार्मफुल थे। तो मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कोशिश की कि वो वाले रिजल्ट दें जो केमिकल के बगैर जो है वो बड़ा अच्छा। वाह जी। तो अब ये तो बताइए इसलिए जो वो जो एक आपने रिसर्च थी ना, उस रिसर्च ने ऑर्गेनिक की रिसर्च ने जो है ये सारी जो है वो चीज़ें जो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, ये कोई वो नहीं है कि मैंने इधर उधर से यूट्यूब से यहाँ से उठा ली। ये वो सारी रेमेडीज़ हैं कि जो मैं अपने क्लाइंट्स पे करती हूँ, जो मेरी रिसर्च है, जो मैं अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ, ये तमाम रेमेडीज़ वो मैं शेयर करती हूँ। वाह जी। तो फिर अब ये जो बालों के मसाइल है, हाँ जो जी। बालों के सिरम है, आज कुछ इस तरह की भी चीज़ें आप जी हमें जी बताएं बिल्कुल, लेकिन। क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरा अपना सैलून भी है, तो जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद इस टाइम उनके बालों का ये हाल हो चुका है कि एज बेचारी बच्चियों की 25-30 साल है, लेकिन बाल सर से जो है वो आधे उड़ चुके हुए हैं, इतने डैमेज है, ब्रेक हो रहे हैं, फ्रिजी हेयर हैं, बालों में जान नहीं है, लेकिन मजबूरी है उनकी ब्लो ड्राई करना और थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत लगने के लिए। आपको पता है कि बाल ऐसी चीज़ है सर पे कि अगर आप स्टाइल आपका अच्छा हल्का सा मेकअप किया तो लुक चेंज हो जाती अच्छा, है। मेरे बालों की लेंथ छोटी है, जो हाँ कि जी। स्टाइलिंग के चक्करों में लोग मुझे बाल काट देते हैं, विच इज़ यू नो व्हाटएवर। बट जो बाल है मेरे सर पे वो इतना घना है कि मैं अंदर कैंचियों से कटवाती हूँ। हाँ, मेरे इतने बाल हैं सर में। माशाल्लाह तो वो इस वजह से कि मैं तो खाती भी ऐसी चीज़ें हाँ हूँ जी। जिसकी वजह से मेरे बालों की जो ग़िज़ा है ना वो मुझे ये अंदरूनी आपने मिलती है। बहुत अच्छी बात की कि आप खाती अच्छा है। तो बच्चियां जो है वो खाती अच्छा नहीं है, उन्हें ये होता है कि हाय मोटे हो जाएंगे। तो वो जो गुड फैट्स हैं, जो ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स हैं, जो बॉडी की नीड है, जो आपकी अच्छी स्किन, हेयर, नेल, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसको तो ये देखें न्यू जनरेशन ने साइड पे कर दिया इस चक्कर में कि हम मोटे ना हो जाएं। जबकि ये वाली चीज़ें एसेंशियल है और आपको मोटा भी नहीं करती और आपको हेल्दी रखती हैं। क्या बात है। अब जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है बेसिकली, इसकी वजह से भी जिंक हो गया, मैग्नीशियम, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर से जिसकी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो आपका जो है वो स्किन की ग्लो ख़त्म हो जाती है, नेल टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बाल ब्रेक हो रहे होते हैं, बालों में शाइन ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप अगर विटामिन्स वगैरह नहीं ले सकते, सिंपल और है। ना लें प्लीज, विटामिन्स Sunflower, ना लें, घर की चीज़ों से विटामिन्स। जी, कद्दू के बीज, हाँ। उसके बाद ये जो सूरजमुखी के बीज और सफ़ेद तिल, क्या बात है। ये तीनों बीज जो है वो आप जो है वो एक बॉटल में डाल के रख लें, साथ थोड़ी सी जो है वो मिश्री डाल लें। अदरवाइज ये ऐसे इतने मज़े के लगते हैं। और दूसरे नंबर पे एक माइंड सेट है, ये गर्म है। आपने जस्ट लाइक एक 1 टेबलस्पून अगर डेली बेसिस पे ले लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है या आपके ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स की कमी हो रही है, तो ये पूरा कर देता है। तो आप लेके तो देखें, आप जो दवाई इतनी वो पाबंदी से लेते हैं, आप ये वाले जस्ट ये सीड थेरेपी, ये अच्छा, जैसे फ्रूट्स में केला भी बालों के लिए इतना अच्छा है, आपकी ग़िज़ा जो है ना, मुझे और ये होता क्या है कि मोटापा है, केला छोड़ दो, सारे फल खाएंगे, केला नहीं लेकर केला नहीं लेना, बिल्कुल। जबकि केले से बड़े बालों में ग्लॉस, मैग्नीशियम, शाइन, बिल्कुल जिंक मैग्नीशियम की एक रिच क्वांटिटी है जो आपकी अच्छी, जो 1 या 2 केला ले लेने से आप मोटे नहीं हो जाते। मैं तो अभी भी 6-5 केले खा जाती हूँ आराम से, मजे की भी पड़े। नहीं, आपके फिजिक भी माशाल्लाह से तेल घी गंदी चीजें खाने से बेहतर नहीं है कि कोई अच्छी चीज खा लूं जो मेरे बाल और मेरी स्किन पे नजर भी आए निकल के। सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजीज है ना, ये मैं कहती हूँ इससे बेहतर चीज कोई नहीं है। अब देखें इस टाइम मार्केट में गाजर बहुत सस्ती है, अवेलेबल है। सुबह में अगर आप डाइटिंग कर रहे हो ना, तो डाइटिंग के साथ अगर आप गाजर और ये चुकंदर, 2 गाजरें ले, छोटी चुकंदर ले, पानी डाले, ब्लेंड करें, आप वो स्मूदी जो है वो पी लें। वाह, आपको विटामिन ए भी मिल गया, आपको वो तमाम जो है वो मिनरल्स आपके इसके लिए, आपका जो एनेमिक आप हो रहे हैं, आपके स्किन पिंक नहीं है, ग्लो नहीं कर रही, आपको पता है कि जो चुकंदर है, बीट रूट है, खून की कमी को जो है ये पूरा करने के लिए एक और चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लोगों ने मिथ बना लिया या क्या, बिल्कुल ही, क्योंकि हमें हर चीज़ से डरा बहुत दिया गया। हाँ जी। मैं अपने बचपन से ना, हम 8 भाई बहन थे, हम सारे भाई बहनों को हमारी अम्मी चुकंदर बहुत कम मिकदार में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है उससे मोशंस भी होते हैं बच्चों।
थोड़े से कम मिकदार में, ताकि टेस्ट भी ख़राब ना हो। चुकंदर, गाजर और ये जो मौसमिया या कीनू जो भी है ना, जबरदस्त। जो अभी हाँ मौसमी जी, फल में, बिल्कुल वो लेके seasonal अम्मी fruits। उसका रस निकाल के, ब्लेंड नहीं, हाँ जी। अम्मी रस निकाल के जैसे ही स्कूल से आते थे ना, हाँ जी। तो टेबल पे पड़े होते थे ढक के ग्लास, जबरदस्त, फ्रेश जबरदस्त, हाँ आते थे, हम जी। सबसे पहले वो पीते वो थे। पीते थे, अब हमें ये कहा जाता है नहीं इंसुलिन बढ़ जाएगा तो शुगर हो जाएगी। अब मुझे बताएं, छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियों को कौन सी ऐसी एक गिलास से शुगर हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, हमें रोक बल्कि दिया गया है। ना लेने से होगी, क्योंकि जी। बॉडी उन चीजों की यूज टू नहीं होगी। हाँ। शुगर तो होगी, ये जो आप और junk सुबह के foods- टाइम पे पीने से मैं जी। कहती हूँ रात तक सबको डाइजेस्ट हो जाए। ये अगर रात को आप पी के सो जाएं तो बच्चे को भी प्रॉब्लम इशू हो स्मूदी सकते का हैं। ये बेस्ट जो है ना, मैंने देखा आजकल बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के बहुत इश्यूज है, तो आप अगर उसका फाइबर भी साथ लेंगे ना, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इशू भी नहीं होंगे, पेट भी भरा रहेगा। एक जो खाली पेट आप जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज या जॉब पे, तो अगर आप स्मूदी ले लेते हैं खाली पेट, आप, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों क्योंकि को ना आदत नहीं बहुत है, छोटे बच्चे नहीं पीते, ये मैं आपको सच्ची बताया, मैं फराल को तो उन्हें जूस कितनी दे दे। कोशिश, हाँ जूस जी, ही देती हूँ, जूस दे दे उन्हें। मैंने भी यही पिया, मैं भी और आज तक मैं भी बस वही ऑफिस से हाँ जाऊंगी सीधी एक गिलास वो जूस जरूर पीऊंगी। हाँ जी, अच्छी मैं बात कहती है, हूँ बहुत कुछ ना अच्छी करने बात से है। पहले कुछ ले ले, फ्रेश ही है, हाँ अच्छी जी, चीजें, बिल्कुल, फल है, नहीं बिल्कुल इसी हाँ तरह रात से। शाम ना पिए। हाँ आज है जी। मेरे पास जल्दी से, आपसे बड़ी सारी चीजें सीखनी है, सिखानी है। ये क्या लेके आई हैं आप? हाँ जी, एलोवेरा का पानी है ये? आज जो, हाँ जी मैं बताती हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हेयर ट्रीटमेंट्स पे। ठीक है, ठीक है, हमने शैम्पू पे भी बात कर ली, ऑयल भी ढेरों ढेर बना लिए, तो बाल जो है वो फ्रीजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो ये सारे मसले हैं। इन मसलों का हल हम क्या करें? उसके लिए ये मैं घर से ही उबाल के ले आई थी, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है होता क्या है। ये इसके अंदर जो है चावल वो है? चावल है, अलसी? है, मेथरे हैं, अच्छा। और जो है वो थोड़ा सा साबूदाना है। ठीक है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल जिस तरह से बाजार से आप सीरम लेते हैं, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कि बिल्कुल एक जेल फॉर्म के अंदर है। अलसी की वजह से भी ना? हाँ जी, अरे। बिल्कुल। ये सारी आपको पता है मेथरे बालों के लिए कितने जबरदस्त हैं, खाने में भी बेहतरीन है, लगाने में भी जो है ये सब आपने बेहतरीन बॉईल है। किए, ये मेथरे, जी। अलसी, चावल, चावल और इसमें थोड़ा सा साबूदाना, जो साबूदाना बच्चों को खीर सफेद बना के मोटा देते हैं वाला? ना, अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो भी बालों के लिए बहुत जबरदस्त अच्छा। है। हाँ जी, ये बेसिकली जो मोरिंगा की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ये उसको रिफाइन करके उससे जो है ये साबूदाना बनाया ओह, जाता है। वाह। और मोरिंगा आपको पता है कितना जबरदस्त है, जो है वो कोई शक नहीं। आपकी हेल्थ के लिए, बच्चों को भी हम देते ठीक है। हैं। अच्छा, ये इसके आपने बाद पूरी रेसिपी मुझे ब्रेक के बाद बतानी है, ताकि बीच में तसलसल जो ना है वो बिल्कुल ना टूटे। हम आपको बताएंगे हेयर ट्रीटमेंट, हेयर सीरम के बारे में, जो कि यहाँ पे लाइव बनाने सिखा रही। आप ये देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त किस्म का ये जेल है। ऐसे जेल टाइप का आपका सीरम बन रहा है, जो कि घर में बन रहा है, एंड यू डोंट नीड टू बाय एक्सपेंसिव हेयर सीरम्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स। चले एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। नईरा जी हमारे साथ मौजूद है, हर्बलिस्ट, और हमें हेयर सीरम के बारे में बता रही हैं। ये हेयर सीरम क्या फ़ायदा करेगा हमारे बालों को? हाँ जी, हेयर सीरम जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जो है वो बाल ब्रेक हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, जान उनमें बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो बाल वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करना है, टॉवल ड्राई करने के बाद वॉश हेयर में लगाना है। ये नहीं है कि आपने नहाना है तो नहाने से पहले बाल गंदे हैं तो आप जो है ना इसको जो है वो अप्लाई कर लें। तो ये वाला जो सीरम है इसके लिए जो है वो मैंने बनाया, 1 खाने का चम्मच इसमें अलसी के बीज, 1 खाने का चम्मच इसमें मेथरे के बीज, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर जो है वो चावल। इन सब चीज़ों को जो है वो आप 2 गिलास पानी के डाल के बॉईल कर लें कि 1 गिलास पानी रह जाए। ये आपकी इस तरह से जो है वो जेल बन जाएगी। कितनी देर बॉईल करना है आपने इसको? इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने हो बॉईल जाएगा, करना ठीक है। ये इस तरह से जेल बन जाएगी। आपने वॉश टॉवल ड्राई हेयर के अंदर आपने इसको जो है वो छोटी छोटी सी लट लेके आपने जो है वो लगा के आपने इस तरह से जो है वो मसाज करना है, ताकि जो है वो बालों के अंदर पेनिट्रेट हो। अच्छा। अच्छे से जो लगा के आपने इसको शावर कैप जो है वो पहन लेनी है। इसको घंटा 2 घंटे लगा के रखना है, और उसके बाद जो है वो आपने सादे पानी से धो लेना है। आपके पास अगर टाइम नहीं है घंटा या 2 घंटे का, आप आधा घंटा भी लगा लेंगे तो आपको डिजायर रिजल्ट मिलेंगे। वाह। इसके बाद यही वाली जो जेल है, जस्ट 1 टेबलस्पून आप जो है वो जेल लेके आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें, और उसको जो है वो आप शावर बोतल में डाल दें। अच्छा।
आपके पास आधा घंटा भी नहीं है, बाल धो लिए, ड्राई कर लिए, आप ये वाला स्प्रे अपने बालों में जो है वो कर लें। अच्छा, ये आप जो है वो अगर आप ब्लो ड्राई कर रही हैं या आयरन कर रही हैं तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव सी जो है वो लेयर आपके बालों पे बन जाएगी। तो इससे वो बाल चिपचिप और बिल्कुल भी नहीं, चिप चिप वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, बल्कि अगर आपको मूस या आप जेल लगा के आप स्टाइलिंग कर रहे हैं तो आपको मूस और जेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट 1 टेबल स्पून ये वाली जेल 1 गिलास पानी का। इसको छानना है हमने? जी बिल्कुल छानेंगे ना, ताकि कोई बीज वगैरह इसके अंदर जो है वो नहीं आए। तो ये आपका जो है वो प्रोटेक्टिंग हीट प्रोटेक्टिव जो है वो सीरम जो है ये आपका रेडी हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी तो चीज़ अगर है। आपने कोई भी ब्लो ड्राई वगैरह नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं, आप इसको स्प्रे करें और आप जो स्टाइल चाह रहे हैं कॉम्ब करके, ये आपका स्टाइल वहीं पे सेट रहेगा और सारा दिन आपके बाल जो है वो शाइनी रहेंगे। चाइनीज जितने भी हैं अलसी का कितना इस्तेमाल करते हैं, बहुत सबसे ज्यादा खाने अपनी, में भी और लगाने में भी। दूसरी जो रेमेडी है, दूसरी रेमेडी जो है ये मैंने एलोवेरा जेल और जो चाइना फ्लावर होता है, चाइना रोज, हाँ हिबिस्कस का जो है ये पौधा होता है, इसके ऊपर रेड फूल लगते हैं। आज जी जी जी, वो मैंने यहाँ लगाए थे लास्ट टाइम आप आई थी तो। जी जी जी, तो इसके जो पत्ते हैं ना फिजा, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल कंटेंट है। अच्छा, ये देखें, ओके, इसके पत्तों का ये जरा सा एलोवेरा जेल है और ये इसके पत्तों का जो है ये सारा जो है वो एक ग्रीस आप देखें, ऑयल देखें, सिर्फ पत्तों को पानी के अंदर ब्लेंड किया है। अच्छा, और ये आपका बेहतरीन कंडीशनर है। इसमें अभी आपने एलोवेरा नहीं डाला, ये डाल दिया? इसमें जरा सा एलोवेरा जेल है। बिल्कुल इतना सा जो है वो इसमें ज्यादा जो है ये पत्ते हैं हिबिस्कस के। ये मैंने 1 गिलास पानी डाल के मुट्ठी भर के मैंने ये पत्ते डाले, ब्लेंड कर लिया। ठीक है, ये आपका ग्रीन हेयर पैक है। ये जो ड्राई डैमेज फ्रीजी हेयर हैं उनके लिए कमाल की चीज है। कितनी देर एलोवेरा जेल, हाँ जी, और ये वाले इसके पत्तों का जो पेस्ट है, बाल आपने वॉश करके ये आपने अपने बालों पे 10 से 15 मिनट के लिए लगा के सादे पानी से धो दें। रूट्स पे भी लगना चाहिए या उसी तरह बाल? रूट्स, लेंथ एंड, ये रूट्स को भी जो है वो मजबूत करेगा और आपके रूट्स को भी जो है जो वो एक अगर डेड लेयर बनी हुई है, डेंड्रफ है, ड्राइनेस है, उसको भी खत्म करेगा। तो इसको आप लगा के 10-15 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर दें। उसके बाद आपने कोई कंडीशनर वगैरह यूज नहीं करना। अच्छा। और अगर आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 दफा शैम्पू करें। अगर आप नहाते हैं, डेली बेसिस पे नहाते हैं, आप इसको जो है वो आइस क्यूब में जो है वो जमा के रख लें, या इसको 8 दिन के लिए जो है वो इसी तरह से इसका पानी बना के फ्रिज में रख लें। ये वाला पानी आपका शैम्पू भी है। अच्छा, ये आप अपने सारे बालों पे लगाएं, वॉशरूम चले जाएं, मसाज करके बाल धो दें। ये आपकी सारी इम्प्योरिटीज वगैरह को रिमूव कर देगा। आपके बाल नीट क्लीन हो जाएंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे आपने जो है वो बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाई है। क्या बात है, अमेजिंग इसके जो है वो रिजल्ट है। और ये अंडे वाला क्या? अंडा जो है वो आपको पता है प्योर प्रोटीन है। रोजमेरी भी? हाँ जी, प्योर प्रोटीन है। अंडा आप ले लें, एक पूरा अंडा लेना है आपने। पूरा अंडा लेके इसको ब्लेंड करके 1 टेबलस्पून इसमें बादाम का तेल और 1 टेबलस्पून इसमें आपने कैस्टर ऑयल डालना है। कैस्टर ऑयल आपको पता है कि ये भी डैमेज हेयर, ड्राई स्किन के लिए, हेयर के लिए, ओवरऑल जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो दूध के अंदर डाल के इसको लेते हैं। इतना ज़बरदस्त जो है वो इसकी क्वालिटी है। इसको आप ब्लेंड करें। जो लोग ऑयल जो है वो नहीं लगाते, बच्चियां हैं ऑयल नहीं लगाती, तो ये लगा के आधे घंटे के लिए आप बालों को वॉश कर दें। आपकी घर के अंदर ही ये प्रोटीन ट्रीटमेंट जो आप सैलून पे जाके इतनी महंगी महंगी करवाते हैं, ये आपकी घर के अंदर एक प्रॉपर जो है वो हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट बन जाएगी। उसके बाद रोजमेरी देखें आप, रोजमेरी के कितने ज़्यादा जो है वो बालों के लिए बेनिफिट है। आपने क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी का कर लें, उसमें 1 टेबलस्पून के करीब रोजमेरी डाल के इसको दम पे दे दें। इसको पकाना नहीं है। अच्छा। उसके बाद मगर गर्म पानी करके हमने दम पे देना है? जी जी बिल्कुल, चूल्हा बंद करके? चूल्हा बंद करके इसको, और फौरन आपने इसको ढांक देना है ताकि इसकी जो स्टीम है वो ना उड़े, क्योंकि उसी में इसके एसेंशियल ऑयल और इसकी क्वालिटीज हैं। अच्छा। इसको आप स्प्रे बॉटल में डाल लें। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये वाला जो पानी है आप अपने बालों पे स्प्रे करें। ये आपका जो है वो हेयर टॉनिक है। इतनी ये कमाल की चीज है। इसके अंदर आप कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, तो सारा दिन एक बड़ा अच्छा अरोमा जो है वो बालों में आएगा। दूसरे नंबर पे आपके किचन के अंदर ही मौजूद है सल्फर और सिलिकॉन। सल्फर और सिलिकॉन आपके बालों में से जब जाता है, ख़त्म होता है, तो ही आपके बाल ब्रेक होते हैं, टूट रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, चाहे खाने में चाहे लगाने में। तो इन दोनों का जो है वो आप पानी निकालें, एक छोटा प्याज ले लें, थोड़े से लहसुन के जोए लें,
इसको आप क्या करें कि इसको आप छान लें, छान के ये वाला जो पानी है आप इस तरह से आधा कप मेथरे हैं इसमें ये वाला पानी डाल ये दें। किचन वाला मेथड है, ये वो दूसरा हाँ वाला जी। मेथड नहीं नहीं। है जो हर्ब्स की दुकान में मिलता है। ये देख लें एक बार शक्ल दिखा। हाँ जी, ये जो चार में डालते हैं ये वो मेथरे हाँ, हैं, घर ठीक है? वाले, किचन हाँ जी। वाले। ये देखिए मैंने इसमें प्याज और लहसुन का पानी डाल के मैंने इसको ड्राई किया हुआ है, इसलिए अच्छा, इसका डाला ये है? कलर, हाँ जी, इसलिए आप देखिए स्मेल भी आ रही होगी। हाँ जी, और इसका कलर भी जो है वो चेंज है। ये पानी डाल के आप इसको जो है वो आप फैला दें, ये खुश्क हो जाएगा, दोबारा से ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। दोबारा बता दें, प्याज लहसुन का पानी किस तरह निकालना है? एक कप आपने जो है वो मेथरे लेने हैं जो अचार वाले हैं, ठीक है। एक आपने जो है वो इस तरह से प्याज लेना है और आपने जो है वो ये लहसुन आधा ले लें, 4-5 जो इसके ले लें। इनको आपने पानी में डाल के ब्लेंड करके तो एक कप जो मेथरे हैं उसमें आपने डाल देना। 2-4 घंटे के जो बाद ब्लेंड करना है, गाढ़ा गाढ़ा करना है, पतली form पानी में? डालेंगे ना, आधा अच्छा। गिलास पानी आधा का गिलास डालेंगे तो पानी ब्लेंड रखें, होगा ठीक ना। है। तो वो आपने इसमें डालेंगे तो 1-2 घंटे के बाद ये सारे मेथरे पानी को सोख लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको आप प्लेट में जो है वो फैला दें, किचन के अंदर ही पड़ा रहे, धूप में नहीं खुश्क करना। 1-2 दिन के अंदर ये दोबारा से ऐसे खुश्क हो जाएगा। वाह। इसका आप जो है वो पाउडर बना लें। अब इसको हमने पीसना है? जी, अच्छा। इसको आपने पीसना है। आपको है। डेली जो है वो प्याज का पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लहसुन का पानी निकालें वो लगाएं। ठीक है। ठीक है, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है जो मर्द हजरात है जो गंजे हो रहे हैं, जिनके बाल जो है वो गिर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं लग रही क्या करें। फौरी तौर पे वो शैम्पू को रोकें। उन्होंने जब बाल धोने हैं, 1 खाने का चम्मच ये जो पाउडर हमने बनाया है, लहसुन प्याज और मेथरे को उनको पानी डाल के ड्राई करके, एक थोड़ा सा जो वो दही जितना उनके बालों में पूरा आ जाए, ठीक है, 2 या 3 टेबलस्पून दही लेके 1 खाने का चम्मच ये पाउडर डाल के उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ये फूल जाएगा। ये आपका शैम्पू है। अच्छा, ये आपका ऑयल है। तो दही की स्मेल और ये सब कुछ तो नहीं कुछ रहेगा? भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये आपने क्या करना है, रूट्स लेंथ एंड में आपने इसको लगा लेना है। लगा के अब जो है वो वॉशरूम में चले जाएं, पेस्ट वगैरह किया है, इसी का थोड़ा सा पानी डाल के आपने इस तरह से मसाज करना है ताकि जो मेथरों के ड्रेन्स हैं ये जब आप बालों पे लगाएंगे तो हल्का सा जो है ना आपके सर पे ना जैसे चुभन सी होती है, सेंसेशन सी, क्योंकि हम मसाज क्यों करते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। तो ये आपका मसाज कर रहा होगा। ये आपका 10 मिनट लगा रहे, 15 मिनट लगा रहे, आधा मिनट लगा रहे, आपको फील होगा कि आपके सर की ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रही है। आपको थोड़ी सी जो है वो चुभन सी फील होगी। अब ये शैम्पू हो गया, इसके बाद हमने शैम्पू कोई नहीं करना? शैम्पू आपने, अगर आप अपने बाल बचाना चाह रहे हैं, जिनके बाल गिर रहे हैं, जो मर्द हजरात गंजे हो रही हैं, लेडीज गंजी हो रही हैं, तो शैम्पू को छोड़ेंगे तो शैम्पू को ये ना हो से कि कोई बाल बचाने के लिए तो दही की बदबू या कोई ऐसी प्याज की बदबू किसी के सर से आए तो वो बाल उससे कभी बचने की भी कोशिश नहीं। करे जिससे सर से बदबू आ जाए लगा नहीं, के। नहीं, मैं ये बताती प्लीज हूँ। बता दे, बाद नहीं। में फिर मुझे लोग पूछेंगे। नहीं, इसकी ये लगा बदबू के तो नहीं होगी? नहीं होगी। ये लगा के, ठीक है, आधा घंटा लगा रहे, 15 मिनट लगा रहे, मसाज करके बालों को धो दिया, किसी किस्म की मगर कोई यही स्मेल शैम्पू नहीं। से फेन भी बन जाएगा? बिल्कुल, ये झाग भी बनाएगा, ये आपके बालों से मैल कुचैल डर्ट इम्प्योरिटी सबको रिमूव करेगा, डैंड्रफ को खत्म करेगा, गिरते हुए बालों को रोकेगा, बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, इससे आपके बाल बढ़ेंगे। आप स्मेल की बात कर रही हैं, जो हमने रोजमेरी का जो है वो टोनर बनाया, ठीक है, इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो कोई लेमन एसेंशियल ऑयल डाल लें या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाल लें, तो ये वाला जो टोनर है आप अपने बालों पे स्प्रे कर लें। ठीक है। आपको कोई प्याज की स्मेल नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई जो है वो उस तरह की स्मेल नहीं आएगी, बल्कि बहुत अच्छी भीनी भीनी सी जो है वो आपको रोजमेरी की इसमें से जो है वो अपने बालों पे जो अच्छा, है वो उसके सारा साथ उसका पैक दूसरा भी है? उसके बाद जो दूसरा टोनर है जो कि आपके बालों का सन ब्लॉक भी है। हम फेस के ऊपर तो सन ब्लॉक लगा लेते हैं। आपका जो लेमन ग्रास है, हम लेमन ग्रास की चाय पीते हैं, कितनी रिलैक्सिंग होती है, कितनी रिफ्रेशिंग होती है कि एकदम से सारी थकावट उतर जाती है। आप क्या करें, 1 गिलास पानी का गर्म करें, 1 खाने के चम्मच के बराबर उसमें लेमन ग्रास डाल के उसको जैसे रोजमेरी का टोनर बनाया उसको ढक दें। ठीक है। वो वाला पानी आप अपने बालों पे स्प्रे करें। उसका अरोमा, उसकी खुशबू जबरदस्त, सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। और प्लस जो मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जो टोनर है लेमन ग्रास का, ये आपके बालों को यूवी से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। आपके बालों पे कोई भी जो है वो यूवी की वजह से बालों में से आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा है, ये इस तरह के इश्यूज हो रहे, उसी टोनर के अंदर आप साथ अगर 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल लेते तो कमाल हो जाता है। क्योंकि जो ग्लिसरीन है ये आपके बालों के मॉइस्चर को जो है वो एक तरह से लॉक करती है। जो मॉइस्चर लॉस है एक तो उसको रोकती है और मॉइस्चर को जो है वो प्रोवाइड करती है, चाहे स्किन हो चाहे बाल हो। तो इसी टोनर में अगर आप 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल लेते हैं तो
कमाल हो जाता है। अच्छा। उसके बाद एक चीज़ आपके किचन में पड़ी हुई है, ऑर्गेनिक सिरका। ठीक है, ये जो सिरका है ये एंटी एजिंग है। अगर आप खाने में भी, खाने से अगर 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डाल के अगर आप लेती हैं तो इसके साथ एक तो वेट तो लूज होता ही होता है, दूसरे नंबर पे इसमें मैग्नीशियम, जिंक, वो वाली क्वालिटीज प्रॉपर्टीज हैं जो एजिंग प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन करती हैं, एजिंग प्रोसेस को रोकती हैं। यही वाला टोनर आप अपने बालों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। सादा। इसका पीएच लेवल, हाँ जी, इसका पीएच लेवल 3 और 4 के दरमियान के अंदर है। तो जो ड्राई डैमेज फ्रीजी हेयर होते हैं उनका पीएच लेवल जो है वो 8-9 पे गया हुआ होता है। अच्छा। तो जब जो है वो ये वाला जो सिरका, ऑर्गेनिक सिरका आपने लेना है, ठीक है, 1 टेबलस्पून ये 1 गिलास पानी के अंदर डाल के, शावर बॉटल के अंदर आप डाल के, अगर जिनके बहुत बाल ब्रेक हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, आयरन कर करके एंड्स बालों के बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं, तो आप जो है वो बालों को धोने के बाद ये वाला जो स्प्रे है आप अपने रूट्स लेंथ एंड पे लगाएं। सर जलन तो नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा, किसी चीज से आपके डैंड्रफ नहीं जा रही, आप इसका जो है वो स्प्रे करना शुरू कर दें। अच्छा, ये वाइट सिरके से नहीं करनी है, ये देखें हर्बलिस्ट ने जो चीज बता रही है वो देख लीजिए कि जो सिरका इस्तेमाल करना है वो ऑर्गेनिक होना जरूरी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और हमारे साथ है नैया जी, हमें और बताएंगी बालों के बारे में कि किस तरीके से हम अपने बालों को और मजीद खूबसूरत और ख्याल रख सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं नैरा जी से कि बालों का ख्याल कैसे किया जा सकता है और इतने महंगे महंगे जो सीरम्स हम लोग बाज़ार में ख़रीद रहे होते हैं उनको किस तरह से घर में बनाया जा सकता है। ऐसे मास्क भी आपको बताए गए यहाँ पर। हबिस्कस के पत्तों के बारे में देखें, मुझे पहले नहीं पता था, कितना अच्छा इन्होंने बताया कि उसको ग्राइंड कर लें, अगर एलोवेरा के हल्का सा पानी ऐड करके, तो आपका अच्छा सा मास्क भी बन जाता है। आप उसको लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी कितने लोगों को इसकी इफादियत का पता है मगर इस्तेमाल नहीं करते। आज उसका तरीका बताया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से अलसी के बीज जो है वो बालों के लिए आप उसको सीरम बनाकर अपने बालों पे लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं फॉर योर सिल्की शाइन और ज़बरदस्त आपके नशोनुमा जो बालों की है उसके लिए कितनी ज़रूरी है चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर मेथड़ा जो है उसका बड़ा अच्छा बताया उन्होंने कि मेथड़े के किस तरीके से शैम्पू जो है उन्होंने प्याज और लहसुन के जो ब्लेंड पानी है उसको उसके अंदर सोक करके ओवरनाइट 2 नाइट उसके बाद फिर उसको किस तरीके से पाउडर बना के शैम्पू के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद ये जो मैं कहती हूँ सिरका है, हमें ये पता था कि सिरका जो है मोस्टली लोग, मैंने देखा है कि कुछ ट्यूटोरियल्स भी करते हैं जिसमें वाइट सिरके का इस्तेमाल करते हैं, और आज हमें बताया गया कि देसी जो सिरका होता है, काला सिरका, उसका इस्तेमाल करना है। अगर स्प्रे बॉटल में उसको यूज़ भी करना है फॉर द डैंड्रफ कॉज एवरीथिंग, तो आपने कौन सी ये चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब और भी हमारे पास चीज़ें हैं मगर उसमें ये अंडा भी मत भूलिएगा क्योंकि अंडे में फुल ऑफ प्रोटीन होता है। जब आपके बाल होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा शाइन चीज़ें देता है और अंडे का उन्होंने बहुत अच्छा बताया, तो मैं अंडे का तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर ट्राई किया कीजिए। और क्या चीज़ें हैं जो अभी आप बताना चाहेंगी? एक चीज़ मैं फिज़ा क्लियर करना चाहूँगी कि आजकल जो है वो मैं देख रही हूँ नेट पे हर जगह ढेरों ढेर जड़ी बूटियाँ पानी में डाल के उबालते हैं, उसके बाद उसके अंदर सारे तेल डाल देते हैं, पका पका के जो है ना उसको सारी जड़ी बूटियाँ जल जाती हैं और ये लें जी आपका तेल तैयार हो गया। आपने उसके अंदर भले जो है वो कोल्ड प्रेस ऑयल निकलवा के आपने डालें या खालिस तेल डालें, जब आप उसको इतना ज़्यादा इस तरह से पका देंगे ना कोई जड़ी बूटियों की अफादियत रहती है और उन ऑयल्स की भी अपनी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। जस्ट वो एक जो है ना वो ऑयल रह जाता है वो जो सिर्फ लुब्रिकेट करता है, जस्ट, अदरवाइज उसकी कोई क्वालिटीज़ नहीं है। तो हेयर ऑयल अगर आपने बनाना है बहुत सिंपल है, महंगे महंगे इस तरह के ऑयल्स के पीछे भागने की बजाय सिंपल आप जो है वो जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लाहौर में हर जगह, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इस तरह की अब मशीनें आ गई हुई हैं और लोगों ने लगाई हुई हैं कि आपके सामने जो है वो, और वो कोल्ड प्रेस मशीनें हैं, हॉट प्रेस नहीं, क्योंकि जब मना करते हैं हम बार बार जो है वो हम कोल्ड प्रेस की बात करते हैं, तो कोल्ड प्रेस का मतलब ये है कि वो बग़ैर गर्म किए, बग़ैर उसके विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को जलाए बग़ैर उन चीज़ों का जो है वो ऑयल निकाला जाता है। तो जब आप इस टेम्परेचर पे पकाएंगे तो वो फ़ायदा क्या हुआ। तो अब मशीनें इस तरह की आ गई हुई हैं कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो निकालती हैं। आप 3-4 तरह के ऑयल जो है वो आप निकलवाएं बराबर क्वांटिटी के अंदर, वो आपको बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट देंगे।
तो ज़रूरी नहीं है कि जड़ी बूटियों को डाल के उसमें पकाया जाए, जलाया जाए तो जनाब जी वही तेल बने। तो ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मेरा अपना एक्सपेरिमेंट्स है, क्योंकि मेरा अपना, मैं कोल्ड प्रेस मशीन से ऑयल निकालती हूँ, मेरे अपने क्योंकि प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, तो बहुत सस्ते पड़ते हैं, कोई इतनी ज़्यादा जो है वो महंगे नहीं पड़ते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे हेयर ऑयल भी बनते हैं, तो मैं कोल्ड प्रेस से उसकी क्वांटिटी को एडजस्ट करना होता है कि उसके अंदर कैरियर ऑयल जो है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए, और जो जैसे लौंग है, दालचीनी है, ग्रेप सीड है, या दूसरी चीज़ें हैं, मेथरे हैं, अलसी है, ब्लैक सीड है, कलौंजी, इनके तेल की क्वांटिटी, असल चीज़ ये होती है कि उन कैरियर ऑयल्स के अंदर इनकी आपने क्वांटिटी जो है वो कितनी जो है वो सेट करनी है कि जो हर एक को सूट करे और इरिटेट भी ना अच्छा, करे। जो बहुत सी औरतें हैं आफ्टर 35, कुछ लोगों को तो बहुत ही जल्दी 30 की एज में वाइट हेयर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उसमें कौन से ऑयल्स हैं, कौन सी ऐसे हर्ब्स हैं आपको लगता है जो अगर किसी का कोई मास्क बना के लगाया जाए या कोई चीज़ ऐसी खाई जाए जिसमें सफ़ेद बाल जो है वो प्रॉब्लम में शुरू ना जी बिल्कुल, इस तरह से कि कम एज के अंदर बाल सफ़ेद, इनहेरिटेड ख़ानदानी जिन लोगों को मसला होता है। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम या फ्लू बचपन से ही मैंने देखा है कि होता है, तो जिसकी वजह से दिमागी कमज़ोरी, बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र लगा के पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं काम करने वाले बच्चे या ख़वातीन, तो उनको ये इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो बेसिकली जो है वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से, उसके लिए एक मैं नुस्खा आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। आज़मुदा है, हर सर्दियों में मैं बनाती हूँ, और जिसको भी मैंने बताया है उन्होंने बनाया है, यूज़ किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसके बहुत अच्छे जो है वो रिज़ल्ट हैं। ये आप बच्चों को भी दे सकती हैं, 5 साल से बड़े बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, नज़र कमज़ोर हो रही है, बाल गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं। आपने क्या करना है, 5 किलो दूध लेना है। दूध आपने लेना है खालिश वाला दूध, आपने ये आम पैकेट्स वगैरह वाला नहीं लेना। 5 किलो दूध लेके आपने इसके आधा किलो खोपरा लेना है। खोपरा आपने लेना है साफ़ सुथरा हो, पंसारी की दुकान से जो मिलती पूरी उसकी ना, आपने वो खोपरा लेके उसको 2-3 घंटे के लिए भिगो के अच्छी तरह से धो लेना है। अगर अंदर से वो काला हुआ है या मैल लगी हुई है तो अच्छी तरह से धो के आपने उस 5 किलो दूध के अंदर उस खोपरे को डाल के हल्की सी आंच पे पकने देना है। 4 से 5 घंटे के लिए वो हल्की सी आंच पे पकेगा, वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। उसके बाद उसको आप बारीक वाला कश कर लें, कश करके फिर दोबारा उसको दूध के अंदर डाल दें। 4-5 उसके अंदर आप इलायचियाँ डाल दें। जब वो बिल्कुल पक जाए, दूध खुशक हो जाएगा, एक खोए की तरह से बन जाएगा, उसके अंदर आप जो है वो ब्राउन शुगर डाल दें या गुड़ डाल दें या चीनी डाल दें। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में डालनी है कि फ़ील हो कि हाँ मीठा है। ज़्यादा चीनी भी आपको पता है ख़तरनाक होती, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वाइट पॉइजन है। तो ब्राउन शुगर डाल देंगे ज़्यादा बेहतर है। तो जब वो बर्फ़ी की तरह से हो जाए तो ये वाला 1 चम्मच, इसके अंदर फिर आप बादाम या चारों मगज़ या अखरोट, इसका पाउडर भी आप डाल सकते हैं। कुछ बच्चे नहीं पसंद करते, उसका पाउडर अलग बना के रख लें। तो वो जब बच्चों ने खाना हो, जब पसंद करते हैं, तो 1 टेबलस्पून ये वाला पाउडर डाल दें। अच्छा। तो ये वाली जो मिठाई है, 1 चम्मच अगर आप ये वाली खीर इसको आप कह लें कोकोनट की, खाली पेट नाश्ते की जगह पे ये अगर आप बच्चों को खिलाना शुरू करें, इतनी मज़े की बनती है कि 1 चम्मच की बजाय बच्चे कहते हैं और दे। इसमें खोपरा से तो रंग भी बड़ा फ्रेश रहेगा बच्चों का, नारियल तो इस जी, तरह से खाने ये से ओवरऑल आपकी स्किन हेयर के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे एक और जो नुस्खा है जो कि मैं अपने बच्चों को भी बना के बैग्स में डालती हूँ, घर में मेरे पड़ा हुआ होता है डाइनिंग पे हर जगह पे। सौंफ ले लेनी है सब्ज़ वाली ताज़ा, उसको तवे पे बिल्कुल हल्का सा जो है वो भून लेना है। अगर 1 पाव सौंफ है, 1 पाव ही ताज़ा वाले सफ़ेद तिल, ठीक है, पुराने नहीं लेने, उनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। उतने ही उसमें तिल, थोड़ी सी मिश्री मिक्स करके, ये आप कहीं पे भी जो है वो जहाँ पे आप काम कर रही हैं, ख़वातीन आते जाते थोड़ा थोड़ा पाउडर फॉर्म भी कर सकते हैं, इसको पाउडर फॉर्म भी कर लें, इस तरह से भी आप खा लें, ठीक है, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट है। इसका पाउडर बेशक जो है वो बना के रख लें। ये 1 टेबलस्पून अगर बच्चों को देते हैं, आप खाते हैं, जो आपकी बॉडी को सारे दिन के लिए जो कैल्शियम की ज़रूरत है, 1 टेबलस्पून जो तिल है ये उसको जो है वो पूरा करते हैं। वाह। तो सौंफ आपको पता है कि नज़र के लिए कितनी अच्छी है, ठीक है। एक अगर ये माइंड में है कि तिल गर्म होते हैं तो सौंफ उसको जो है वो नॉर्मल कर देगी, उसकी बैलेंस हो जाएगा। तो ये अगर आप अपने बच्चों के बैग्स के अंदर जो है वो डाल दें,
ठीक है, ख़वातीन है, ऑफिस में काम करने वाली, कॉलेज में, घर में, तो ये बना के आप रख ले, ख़त्म हो जाए दोबारा से जो है वो ताज़ा बना के रख ले। ये अगर आप देखेंगी 1 टेबलस्पून लेना शुरू करेंगी, आपके जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं ये यहीं पे रुक जाएंगे। ये नहीं कहूँगी कि जो सफ़ेद हो गए हैं वो काले हो गए हैं, हो जाएंगे, ऐसी कोई भी जो है वो अभी तक लॉजिक नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि जो सफ़ेद हुए हुए बालों को जो है वो काला कर दे, रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर जी, बड़ा अच्छा आपने गाइड किया। आज बालों के जितने मसाइल हैं हाँ जी। उनका बड़ा अच्छी तरीके से आपने हमें मसले को एलैबोरेट किया, बड़े सिम्स आपने बताए। जिन लोगों को अगर कोई यहाँ पर लिखते हुए देखते हुए ऐसे थोड़ा सा मिस हो गया है तो आप हमारे सोशल मीडिया से ये रील सेव कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम आपको मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख मोहम्मद फैसल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ़ूड पैकिंग का काम करते हैं। नाज़रीन मैं ये बताऊं कि कोई भी खाना जो सपोज़ आपने अपने किसी चाहने वाले के लिए, किसी प्यारे के लिए बनाया और उसको आप चाहते हैं वो खाना जो है आपका 6 महीने तक जो है वो सही रहे, ताज़ा रहे, फ़िट रहे, उसकी एक ऐसी पैकिंग जो है वो कर दी जाती है जिसको आप इंटरनेशनली अगर कहीं दूर दराज जगह पे जा रहे हैं, किसी शहर पे जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उसको ऐसे पैक करवा के तो अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं एंड देन आप उसको सेव कर सकते हैं। मतलब मुझे तो इतना पता था कि भाई खाना आज मैंने फ्रिज में रखा है तो 3 दिन के बाद जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसको भी देखना है कि भाई सही। यहाँ पर तो ये पैकिंग के साथ जो है खाना 6 महीने तक चल रहा है, तो 6 महीने पुराना खाना आज जो है मैं यहाँ पर टेस्ट करने लगी हूँ। इधर ये जितने भी आपको आइटम दिख रहे हैं ये 6 महीने पुराना खाना है और ये है कि आज मैं इनको टेस्ट करूँ। जी जरूर, ठीक है जी। जरूर। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कोई बात नहीं जी, मुझे बताएं आइडिया कैसे आया ये 91 में गए थे जी चाइना, वहाँ पे कोई 27 दिन का ट्रिप था और भैया सामने अच्छा हाँ 91 में गए थे चाइना, 27 दिन का ट्रिप था। उस टाइम कुछ भी अवेलेबल नहीं था वहाँ, तो 27 दिन हमने उबले हुए आलू और कहवा बस ये इस्तेमाल किया और वो एक वहाँ से 27-28 वापस आए तो 1 kg कम भी था। अच्छा वो एक जहन में था। फिर एंड ऑफ द ईयर हम लोग बाहर गए, वहाँ से अल्लाह ताला ने ये जहन में था तो वहाँ अल्लाह ने ये अता कर दिया। फिर हमने 91 एंड में 30 साल हो गए माशाल्लाह ये शुरू कर लिया और लोग माशाल्लाह 30 साल से पूरी दुनिया में हमारी सौगातें लेके भी जा रहे हैं। हाँ। जैसे हमारी मशहूर है, आपको पता है पंजाब का एक तो पानी, प्लस हमारी माओं का, बहनों का, बेटियों के हाथ के खाने जो बाहर नहीं मिलते, वही देखें वो ना, तरसे होते कोई हैं। बहुत प्यारे देखें चले जाते हैं मुल्क से बाहर कमाने के लिए, यहाँ पे पूरी पूरी फैमिली छोड़ जाते हैं कमाने के लिए, एक बंदा कॉम्प्रोमाइज दूर चला जाता है। और आपको पता है परदेश काटना बड़ी मुश्किल बात होती है। उस परदेश में जो परदेश काट रहा है बंदा, तकलीफ में है, सब कुछ अकेले सर्वाइव कर रहा है, बाहर के गंदे खाने का, जब उसको अपनी माँ के हाथ का, बहन के हाथ का पका हुआ साग, ठीक है, कोई करेले गोश्त, कोई ऐसी चीज मिल जाए तो क्या ही बात है। तो क्या ये इस तरह के आइटम फिर पैक करते हैं आप और ये 6 महीने तक रहता है? 6 महीने तक कुछ हमारे SOPs हैं हाँ। कि लोगों ने खाना जो भी घर से लाते हैं पैक करवाने के लिए ताज़ा फ्रेश बना के लाना होता है। ऑयल थोड़ा हम इसमें ज़्यादा रखवाते हैं क्योंकि हाँ, क्योंकि कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। अच्छा। सालन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अगर होता कोई है। साग दे रहा है तो उसमें फिर उसमें थोड़ा सा हमें चाहिए होगा, ऊपर रखवाते हैं, बाद में वो स्टेन हो जाता है। निहारी, पाए, साग, बिरयानी, कौरमा, हरी से हर चीज सारे सालन, सारे सालन, बिरयानी पुलाव, चावल के सारे आइटम, हाँ जी, बारबेक्यू, ठीक है, फ्राई आइटम, अच्छा, देसी घी, क्या बात कर रहे हैं आप? अचार, अच्छा, शीरे वाली चटनियाँ, शीरे वाले मुरब्बे, ये सब लोग पैक करवाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देसी मक्खन, देसी घी अलग से इस तरह जी, सारी, कोई बिल्कुल, खराब कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये भी बता दें, मिठाई, मीठे आइटम्स भी, मीठे अगर आइटम केक में कोई हो गया, केक नहीं, इसमें दूध, मैदा, केक नहीं, ओके, दूध, मैदा, क्रीम, ओके, मलाई, ओके, चीज, ओके, अंडा, हाँ, सिरका, बेसन, हाँ, कॉर्नफ्लोर, ये चीजें हमने नहीं डालनी, ये नहीं डालनी सालन में। बाकी ये पैकिंग के बाद फ्रिज फ्रीजर तो में नहीं रखने। मिठाई वगैरह जी, मिठाई में गुलाब जामुन, अच्छा, चमचम, रसगुल्ला, अच्छा, लेकिन वो शीरे में डिप हो तो पैक हो जाती है। अच्छा, क्योंकि मिठाई में ऑयल नहीं होता, मैंने कहा फिर शीरे से उसको सालन में ऑयल चाहिए होगा, बाकी तो रूटीन में तो गुलाब जामुन जो उसको अच्छे खासे शीरों में फिर आप कहते हैं कि हाँ जी, वो डिप हो तो फिर पैक हो जाता है। खीर वगैरह भी नहीं, खीर नहीं, दूध वाली नहीं, इस तरह की चीजें हाँ, इस तरह की नहीं। अच्छा, और सुबह 10 से 3 बेकरी आइटम्स में बाकी चीजें जैसे पेट स्कीमे के ये कहानियां, डेयरी और बेकरी आइटम, ओके, ये भी नहीं। और ये सुबह 10 से 3 हमारा रिसीविंग टाइम होता है,
वापसी रात को 9:30 होता है, संडे और पब्लिक हॉलीडे ऑफ होता ठीक है। है। आफ्टर पैकिंग जैसे ये बाहर पड़े हुए हैं ऐसे ही रखने हैं और जस्ट इसको उसके बाद ओपन करना है हाँ। और फ्राई पैन में विद इन 3 to 5 मिनट हाँ। ये गरम करके खा लेना है। अच्छा। इसमें सारे पूरी दुनिया में लोग लेके जा रहे हैं। हाँ। जिनके बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं हॉस्टल्स में वो लेके जाते वो हैं। क्या कर रहे हैं जमील साहब? ये गरम कर रहे हैं कैन खोल के। हाँ। इसमें दिखा सकते हैं, जरा जी दिखाएं। इसमें निहारी हो रही है। अच्छा, निहारी गरम हो रही है, चिकन मैं जाऊँ जरा जी देखूं? श्योर। ये किस तरह इसमें से खोल के गरम हो रहा है? जी इसमें से खोल के है? गरम कर रहे हैं। अच्छा। इसमें से निहारी हो रही है। हाँ, ये सालन का डब्बा है, जी ठीक है, कोफ्ता पालक हो रहा है। ठीक है। और ये क्या है? ये चिकन अचारी हो रहा है। अचारी, अच्छा। चिकन बोनलेस और ये हांडी होगा। 6 महीने पुराना है? ये 6 महीने पुराना है। स्पेशली हम लेके आए हैं ताकि व्यूवर्स को हम दिखा सकें। अच्छा। ये निहारी हो रही ये है। निहारी गरम हो रही है। जी हाँ। चूल्हा होने जी? जी करीब चूल्हा करीब बंद है। उसके चूल्हा उसके बंद अंदर भी हो रहा है, वहाँ पे भी वहाँ हो पे रहा भी है। हो रहा है। दिखाइएगा ये- लाके वो ये वो पालक- बर्तन लाके दिखाएं आप। ये दिखाइएगा। ये देखिए ये ये देखें, इधर दिखाइएगा पालक कैमरा कोफ्ता हो रहा है। सामने वो कैमरा, ठीक है, ओके। इसकी ये आप मुझे पकड़ाएं, इसकी गरम तो अब ये नहीं है? गर्म होने के बाद आप देखिए वाह, कि वाह, इसकी आप स्मेल लें। ये 8 आवर्स में हमने तैयार किया है। ना खराब है ना कुछ है, बिल्कुल फ्रेश बेहतरीन जैसे बेहतरीन अभी ताज़ा। बना। और ये मज़े देखें। मज़े की बात यह है कि अभी हम इसमें जो बिल्कुल है ताज़ा खुशबू, बिल्कुल ओए होए होए। ये क्या कोफ्ता है इसके अंदर? जी साहब? ये कोफ्ता है। ये चिकन पालक कोफ्ता, बीफ पालक कोफ्ता। ये मैं ट्राई करना है, नान है तो लाएं। बिल्कुल जल्दी नान लाएं, नान लाएं। स्पेशल मैं तो ट्राई करूं है। बिल्कुल बिल्कुल प्लेट दें, चम्मच दें। अब मैं ये 6 महीने पुराना जो है ये खाने अब लगी ये हूं। लोग ठीक है। माशाल्लाह हज उम्रे पे लोग लेके जा रहे हैं। वो भी गरम कीजिएगा, वो जो नहीं था अचारी गोश्त, चिकन अचारी करें। चिकन अचारी जरा कीजिएगा गरम। ये लोग माशाल्लाह हज उम्रे पे लेके जा रहे हैं। हज उम्रे पे। फ़लस्तीन के लिए लोग करवा रहे हैं। हाँ, सैल्यूट है हमारी और ये पाक- 6 महीने जी, पुराना जी, बिल्कुल वैसे ही लगेगा, आप जी कह हाँ। रहे हैं। ये चलिए आपके सामने। माशाल्लाह ये सैल्यूट है हमारे। अब मुझे बताएं कि इतना कोई खाना मैंने पकाया है सपोज जी। या इससे ज्यादा, भले, जो और दूसरी मैं प्लेट है। पका चुकी हूँ, तो मैं अब आपके पास लेकर आई हूँ उसको टिश्यू भी दें। ठीक है, पैकिंग करवाने के लिए। तो इसकी कॉस्ट कितनी कोई आएगी? ये हमारा स्मॉल कैन है। अच्छा। इसके हम 500 चार्ज करते हैं। वो हमारा बड़ा वाला कैन है, उसके 700 चार्ज करते हैं। अच्छा। इसमें बाई वेट हम कस्टमर से नहीं चार्ज करते, पर कैन करते हैं। लेकिन आइडिया दे देता हूँ। जैसे सालन हो तो इसमें 400 ग्राम, बड़े वाले में 800 ग्राम आ जाता है। प्लस लोग नॉर्दर्न एरिया और चलो आप भी खाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक मुझे कुछ हुआ तो मिल के फिर थैंक यू एक साथ ही Thank कम you. खर्चे में। थैंक यू वेरी मच। ये माशाल्लाह 30 साल हो गए जी। सर इतने मजे के बिल्कुल फ्रेश खाने, ऑनर। ये तो मैं हैरान हो गई इस चीज़ के बारे में, तो मुझे पता ही कोई नहीं था। ये लोग नॉर्दर्न एरिया लेके जा रहे हैं। इसमें हमें एक बहुत बड़ा मेजर एक इशू आ रहा है। क्या? पूरी दुनिया में लोग माशाल्लाह ये हमसे डिमांड करते हैं कि किसी तरह हमें वहाँ भिजवाएं। सर क्या बात है? उसमें थैंक यू वेरी मच। उसमें हमने बहुत बारहा रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि इंडिया, बांग्लादेश हमारे जो बिल्कुल नेबर हैं, हाँ। वहाँ से पूरी दुनिया में जा रहा है थ्रू कोरियर। तो वो हमें कोरियर फूड आइटम अगर अलाउ कर दिया जाए, हाँ, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा एक पाकिस्तान की सारी सौगातें सर हमारे चैनल प्लस के हम तवज्जुह से किसने अलाउ नहीं किया, बताएं आप यहाँ से। ये पूरी ये कोरियर कंपनियों उसको अगर अलाउ कर दें ना फूड आइटम, तो ये हमें पूरी दुनिया से फ़ोन आते हैं कि फैसल साहब ये जो है आप वो सालन लेके आएगी गोश्त वाला, वो भी चखें। जितने सालन है जो दिखा दें मुझे, चखाए ज़रा, मैं सबके सामने चख सारे लूं, लें। ताकि पता हो लोगों को कि भाई ये अगर कोरियर कंपनी अलाउ कर दे ना, हमें गवर्नमेंट अलाउ कर दे, फूड आइटम बेसिकली बाहर जाने नहीं देते। और पूरी दुनिया से रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं कि जी ये आप हमें अपने हलीम, हरीसे, ये चीज़ें जो हैं, चिकन अचारी, ये वाली बूटी डालने वाली नरम वाली, हाँ। किस नाम से करें? ये अल-फैसल फूड कैनर्स के नाम से है। अच्छा, ये शाह जमाल सुपर मार्केट है एफसी कॉलेज के पास। एफसी कॉलेज के जी, पास। अच्छा ये माशाल्लाह 30 साल से हम वहीं पे ये कर रहे हैं और लेते हैं। अच्छा, और ये अगर हमें कोरियर कंपनीज हाँ, अलाउ कर दे गवर्नमेंट, अच्छा, पूरी दुनिया में एक तो पाकिस्तान का नाम होगा, दूसरा हमारी सौगातें जो लोग वहाँ तरसे हुए हैं वो जाएंगी, प्लस इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा। थैंक यू वेरी मच जी, आप प्लीज़ मुझे खाते रहो साथ साथ। थैंक यू। अच्छा देखिए, मगर वो एसओपी जो फॉलो नहीं हो रही है, मैं कहती हूँ
देखिए लोग तो भेज ही रहे हैं ना बाहर, आप लोग- करें ना लोग- follow, लोग बहुत सी असल- प्रोडक्ट्स तो जा रही हैं। नहीं, लोग जो कोरियर, जैसे हम डोमेस्टिक कोरियर करते हैं, हाँ वो अगर अलाउ हो जाए ना, हाँ एक आदमी हो कह रहा है यार मुझे 10 डब्बे या 20 डब्बे या 50 डब्बे अमेरिका, यूरोप, चाइना या कहीं भी चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तो लोग जो लेके जाते हैं ट्रैवल, और जो अपने जो कोई जा रहा होता है उनको भेजते हैं अपने प्यारों को, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, सौगातें मांग रहे हैं, अगर वो यहाँ से कोरियर उसी तरह अलाउ कर दें ना हमें, कि चाहे हमने 1 डब्बा भेजना है या 10 भेजने हैं या 100 भेजने, तो अनबिलीवेबल गवर्नमेंट को, एक तो हमारा नाम पाकिस्तान का पूरी दुनिया में चलेगा। ये निहारी है जी, और ये बोंग की बोटी है। डालें डालें, बोंग की बोटी डालें, थोड़ी सी तरी भी रखिएगा ऊपर। वाह, और ये भी ताज़ा वैसी है, क्या बात है जी, यकीन नहीं आ रहा। जिन्होंने भी खाना उठाना है, पैक कराना है, देखिए जी बहुत अच्छी सर्विस है। नॉर्दर्न जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, गंदे गंदे खाने वहाँ पे खाने पड़ते हैं, चाइना जाते हैं वहाँ पे प्लस हलाल, खाने का मसला, हलाल भी सबसे बड़ी बात हलाल है हलाल है, और वहाँ सस्ता पड़ता और है। सस्ता लोग पड़ता चाइना जब जाते हैं ना, और अपने बच्चे अपने प्यारों को अपना खाना भेजें। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। फैसल साहब, मैं तो खुद आपसे पैक कराऊंगी, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ कि मुझे कोई इतनी अच्छी चीज़ पता Thank चली, you very ऐसी much. सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो और मच। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 30 साल से सिर्फ हम लोग कर रहे हैं। सर बहुत बेस्ट ऑफ लक, और इस थैंक यू तरह वेरी के मच। काम को हमें promote बस ये करना चाहिए। कोरियर का जो है ना, ये अगर हमारा काम ये वाला हो जाए तो हमारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन भी सर मैं होगा। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कोरियर वाला मसला, जिसको सीरियसली इनको इशू है, ये चीज़ ठीक कर दें, ताकि ये जो खाना है पाकिस्तान में से ये जाए। और मैं आपको बताऊँ, इस तरह से पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, पैसे आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये तो सोचें, बात सही है उनकी। अल्लाह हाफिज़।